हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसको हमने चैप्टर को क्या किया हुआ है, कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा हुआ है। सबसे पहला पार्ट है दोस्तों पार्ट 1, जो बात करता है रजिस्टर की और बात करता है दोस्तों एनुअल रिटर्न की, जिसमें सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 88, जो कहता है कि हर कंपनी की ड्यूटी होती है, हर कंपनी की ड्यूटी होती है कि उसको बनाना पड़ता है और मेंटेन करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है और मेंटेन करना पड़ता है नीचे लिखे गए रजिस्टर को। यानी हर कंपनी को नीचे मेंशन वाले रजिस्टर बनाने पड़ेंगे। एक तो बनाना पड़ता है दोस्तों रजिस्टर ऑफ मेंबर, जिसमें इक्विटी शेयर होल्डर की डिटेल आती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की डिटेल आती है, और इसका फॉर्मेट दिया हुआ है MGT1 फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट? MGT1 फॉर्मेट दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है दोस्तों रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर का होल्डर्स, यानी जो डिबेंचर होल्डर है जिनके पास डिबेंचर्स हैं, इसका फॉर्मेट दिया हुआ है दोस्तों MGT2। एंड फिर आता है दोस्तों रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटीज होल्डर, और इसका रजिस्टर आता है दोस्तों MGT2। यानी अगर आप देखो तो मेंबर का रजिस्टर का फॉर्मेट है MGT1 और बाकी दोनों का है दोस्तों MGT2। हर रजिस्टर के अंदर इंक्लूड करे जाएंगे, यानी जब भी कंपनी रजिस्टर बनाएगी तो उसमें साथ साथ क्या बनाएगी? इंडेक्स बनाएगी। किसका इंडेक्स बनाएगी? नाम का। कौन से नाम का? जो उस रजिस्टर में मेंशन है उन सभी का एक इंडेक्स बनाया जाएगा। लेकिन इंडेक्स बनाना कंपलसरी नहीं होगा अगर टोटल मेंबर 50 से कम है। अगर टोटल मेंबर 50 से कम है तो दोस्तों इंडेक्स बनाना मैंडेटरी नहीं होगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों एंट्रीज इन रजिस्टर विद इन 7 days ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल। यानी किसी भी रजिस्टर, ऊपर जितने भी मेंशन रजिस्टर है उसमें एंट्री करनी है, तो जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करते हैं रेजोल्यूशन पास करके, उसके 7 दिन के अंदर एंट्रीज हो जानी चाहिए। नॉर्मली ये रजिस्टर कहां रखे जाएंगे सारे? नॉर्मली ये रजिस्टर जो है वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही रखे जाते हैं। बट अगर कंपनी चाहे तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, अगर कंपनी चाहे तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके जिस शहर में, जिस गांव में, जिस टाउन में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां किसी और एड्रेस पे रख सकती है, या इंडिया में कहीं भी रख सकती है। इंडिया में कहीं भी रख सकती है, प्रोवाइडेड इंडिया में अगर आप कहीं और रख रहे हो तो वहां पर दोस्तों जो कंपनी के टोटल मेंबर्स है ना, उसके मोर देन 1/10 इन नंबर, मोर देन 1/10 इन नंबर उस शहर में रिसाइड करने चाहिए, तो फिर वहां भी दोस्तों रखे जा सकते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों फॉरेन रजिस्टर का कॉन्सेप्ट आता है। फॉरेन रजिस्टर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? फॉरेन रजिस्टर का कॉन्सेप्ट कहता है, एक तो ये ऑप्शनल है, यानी अगर कंपनी ऊपर वाले रजिस्टर बना रही है तो फॉरेन रजिस्टर वैसे बनाने की जरूरत नहीं है। बट अगर कंपनी चाहे तो, अगर कंपनी के आर्टिकल्स में पावर दी है, आर्टिकल्स में अथॉरिटी दी है, तो कंपनी अपने रजिस्टर का कुछ हिस्सा इंडिया के बाहर भी रख सकती है दोस्तों, और ऐसे रजिस्टर को बोला जाता है फॉरेन रजिस्टर। इस रजिस्टर में किसके नाम आएंगे दोस्तों? इस रजिस्टर में उन मेंबर्स के नाम आएंगे, उन डिबेंचर होल्डर्स के नाम आएंगे जो इंडिया के बाहर रहते हैं, जो इंडिया के बाहर रहते हैं। अब फॉरेन रजिस्टर के बारे में थोड़ी चर्चा होगी। क्या बोला है? फाइलिंग विद ROC। जिस दिन कंपनी फॉरेन रजिस्टर ओपन करती है पहली बार, उसके 30 दिन के अंदर ROC को हम MGT3 में इंफॉर्म करते हैं उस ऑफिस का एड्रेस जहां पर वो फॉरेन रजिस्टर रखा गया है। फ्यूचर में अगर दोस्तों एड्रेस चेंज होगा या अगर फॉरेन रजिस्टर को डिसकंटिन्यू किया जाएगा तो यह बात भी 30 दिन के अंदर ROC को इंफॉर्म करनी पड़ती है MGT3 फॉर्म में। डीम्ड, अब दोस्तों ये जो फॉरेन रजिस्टर है ना, ये कोई अलग रजिस्टर नहीं है। लॉ कहता है फॉरेन रजिस्टर इज एज्यूम्ड टू बी पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल मेन रजिस्टर, जो आपका कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर पड़ा है। अब कंपनी क्या करेगी? जो भी एंट्री कंपनी दोस्तों, जो भी एंट्री फॉरेन रजिस्टर में करती है, उस एंट्री को 15 दिन के अंदर, फॉरेन रजिस्टर में एंट्री करने के 15 दिन के अंदर उसे कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर भेजा जाएगा। और यहां पर दोस्तों फॉरेन रजिस्टर का
एक डुप्लीकेट रजिस्टर बनाया जाता है जो नॉर्मली रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही रखा जाएगा और इसमें भी दोस्तों टाइम टू टाइम एंट्री करी जाएगी। फिर आता है दोस्तों फॉर्मेट। फॉरेन रजिस्टर का फॉर्मेट क्या होगा दोस्तों? अगर आप मेंबर्स का फॉरेन रजिस्टर बना रहे हो तो MGT1, अगर आप डिबेंचर होल्डर या अदर सिक्योरिटी होल्डर का बना रहे हो तो MGT3। सो फॉरेन रजिस्टर जो है वो सेम फॉर्मेट में होगा जो आपने प्रिंसिपल रजिस्टर रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखा हुआ है। फॉरेन रजिस्टर में एंट्रीज कब होगी? इमीडिएटली, जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कमेटी ने अप्रूव करी, यहां पर 15 दिन, यहां पर इमीडिएटली दोस्तों एंट्री हो जाएगी। एंड नो ट्रांजैक्शन इन अदर रजिस्टर। एक बार अगर आपने एंट्री फॉरेन रजिस्टर में कर दी तो आप किसी और रजिस्टर में वो सेम एंट्री नहीं करेंगे एक्सेप्ट फॉर द डुप्लीकेट रजिस्टर। क्या हम हाँ, वापस आ गया दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों क्या हम फॉरेन रजिस्टर को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं? मतलब एक बार ही हमने मान लो लंदन में फॉरेन रजिस्टर रखा था, बट अब कंपनी चाहती है कि लंदन वाले फॉरेन रजिस्टर को बंद कर दिया जाए। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कंपनी चाहे तो अपने फॉरेन रजिस्टर को डिसकंटिन्यू कर सकती है। और अगर दोस्तों फॉरेन रजिस्टर डिसकंटिन्यू हो रहा है तो उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज थी, उस फॉरेन रजिस्टर के अंदर जितनी भी एंट्रीज थी, उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहां? या तो किसी और फॉरेन रजिस्टर में ट्रांसफर कर देना या प्रिंसिपल रजिस्टर में ट्रांसफर कर देना, मेन रजिस्टर में ट्रांसफर कर देना। और प्लस दोस्तों अगर इसमें कोई भी रेक्टिफिकेशन होना है फॉरेन रजिस्टर में तो जरूरी नहीं है ट्राइब्यूनल ही करे, क्योंकि फॉरेन रजिस्टर इंडिया के बाहर मेंटेन हो रहा है। तो अगर इंडिया के बाहर कोई और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो डिसीजन लेती है इस रजिस्टर के रेक्टिफिकेशन का, तो वो दोस्तों हमारी कंपनी पर क्या होगा? बाइंडिंग होगा दोस्तों, कंपनी पर बाइंडिंग होगा। फेलियर टू मेंटेन रजिस्टर, अगर कंपनी इस सेक्शन के अंदर जो रजिस्टर मेंटेन करने चाहिए थे वो नहीं मेंटेन करती तो कंपनी पर 3 लाख और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर 50,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। सिर्फ माइनर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं आता, लेकिन हां आप लीगल गार्जियन के साथ माइनर का नाम लिख सकते हैं। यानी जब भी माइनर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखना होगा तो उसके साथ उसके लीगल गार्जियन का भी दोस्तों नाम लिखा जाएगा। दोस्तों लीगल गार्जियन का भी नाम लिखा जाएगा। ज्वाइंट शेयर होल्डर्स के केस में जो रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम है ना, वो उस ऑर्डर में लिखा जाएगा जिस ऑर्डर में ज्वाइंट होल्डर्स रिक्वेस्ट करेंगे। और ये ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों? क्योंकि इस ऑर्डर पर सीनियरिटी डिसाइड होती है वोटिंग राइट की। जिसका वोटिंग राइट, जिसका नाम पहले होता है उसका वोटिंग राइट काउंट होता है, सेकंड वाले का काउंट नहीं होता या थर्ड वाले का काउंट नहीं होता है। तो इसीलिए दोस्तों सीनियरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ अदर पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि भैया रजिस्टर ऑफ मेंबर में और क्या क्या डिटेल्स बताओगे, यानी उस रजिस्टर में क्या क्या डिटेल्स लिखते हो, वो सब बातें दोस्तों इसमें बताई गई हैं। एक बार रीड कर देता हूं। अगर आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है और उसने रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाया हुआ है तो वहां पर इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो होते नहीं, वहां तो गारंटी वाले लोग होते हैं या अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले मेंबर्स होते हैं। तो दोस्तों बेसिक डिटेल आएगी मेंबर की, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका ईमेल, उसका पैन, उसका सिन। अगर माइनर है तो उसके लीगल गार्जियन का नाम आएगा और माइनर की डेट ऑफ बर्थ आएगी। नॉमिनी का नाम और एड्रेस आएगा। वो किस दिन मेंबर बना था, किस दिन मेंबरशिप से हटा था वो बताएंगे। और कोई राइट्स अगर उसके कंपनी में है वो बताएंगे। और अगर उसने कंपनी को कोई इंस्ट्रक्शन दे रखा है नोटिस भेजने से रिलेटेड तो दोस्तों वो भी बताएंगे। प्लस अगर सिक्योरिटी कोर्ट की वजह से अटैच हो गई या अगर दोस्तों सिक्योरिटीज को प्रमोटर ने प्लेज कर दिया है लिस्टेड कंपनी के केस में, तो वो सारी बातें भी दोस्तों इसी रजिस्टर में एंट्री करी जाती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों सेक्शन नंबर 91। सेक्शन नंबर 91 कंपनी को लीगल राइट देता है रजिस्टर्स को टेम्परेरी क्लोज करने का। और जब दोस्तों ये रजिस्टर क्लोज होते हैं तो इस टाइम पर ये रजिस्टर ना तो इंस्पेक्ट हो सकता है और ना ही इस रजिस्टर में क्या हो सकती है दोस्तों, कोई एंट्री की जा सकती है। लॉ कहता है पूरे साल में मैक्सिमम 45 डेज के लिए रजिस्टर क्लोज होगा, पूरे ईयर में 45 डेज और एक टाइम पर मैक्सिमम 30 दिन। वन टाइम 30 डेज, वन ईयर 45 डेज। एंड अगर कंपनी रजिस्टर को क्लोज कर रही है तो मिनिमम 7 दिन पहले बताएगी। कितने दिन पहले?
मिनिमम दोस्तों 7 दिन पहले कंपनी बताएगी, मिनिमम 7 दिन पहले दोस्तों बताएगी, या अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी लेसर पीरियड भी दोस्तों बता सकता है। अगर इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो कंपनी और कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर 5,000 रुपीज, ओनली 5 नहीं, एवरी डे है, और जो कि मैक्सिमम कहां तक जा सकता है दोस्तों, 1 लाख रुपीस तक जा सकता है दोस्तों, 1 लाख रुपीस तक जा सकता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 92 जो बात करता है कंपनी के एनुअल रिटर्न की। दोस्तों एनुअल रिटर्न के अंदर कंपनी अपनी बेसिक बातें बताती हैं, जैसे कि अगर मैं एनुअल रिटर्न के कंटेंट की बात करूं तो कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है वो बताएगी, प्रिंसिपल बिजनेस क्या है वो बताएगी, होल्डिंग कंपनी की डिटेल्स, एसोसिएट कंपनी की डिटेल, सब्सिडियरी कंपनी की डिटेल, कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर और अदर सिक्योरिटीज के नंबर्स बताएगी, शेयर होल्डिंग पैटर्न को बताएगी। अगर पिछले साल में मेंबर, डिबेंचर होल्डर या अदर सिक्योरिटी होल्डर में कोई चेंज आया है तो उस चेंज के बारे में बताना पड़ेगा। प्रमोटर डायरेक्टर केएमपी में अगर कोई चेंज हुआ है वो बताना पड़ेगा। करंट प्रमोटर डायरेक्टर केएमपी कौन है वो बताना पड़ेगा। कितनी जनरल मीटिंग हुई, कितनी बोर्ड मीटिंग हुई, कितनी कमेटी की मीटिंग हुई और कौन लोग, कितनी अटेंडेंस थी उसमें, वो सारी बातें बतानी पड़ेगी। डायरेक्टर और केएमपी की रिम्यूनरेशन भी बतानी पड़ेगी दोस्तों, और एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कंपनी में कितना इन्वेस्ट कर रखा है वो भी दोस्तों बताना पड़ता है। अब दोस्तों एनुअल रिटर्न पर ना साइन कराना पड़ता है। अरे आज क्या हो गया भाई ये, हाँ दोस्तों, तो मैं ये कह रहा था एनुअल रिटर्न पर ना साइन कराना पड़ता है। नॉर्मली कंपनीज के लिए जो रूल है एनुअल रिटर्न साइन कराने का, नॉर्मली जो कंपनी के लिए रूल है वो ये है, एक डायरेक्टर प्लस कंपनी सेक्रेटरी। लेकिन अगर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड नहीं है तो किसी सीएस इन प्रैक्टिस से करा लेना, या तो डायरेक्टर प्लस कंपनी का सीएस या डायरेक्टर प्लस सीएस इन प्रैक्टिस। लेकिन कुछ स्पेशल कंपनी है जैसे कि 1 पर्सन कंपनी, जैसे कि स्मॉल कंपनी, जैसे कि प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी, इसमें ऐसा नहीं चलता। इसमें एनुअल रिटर्न पर साइन या तो सीएस के होंगे अगर सीएस अपॉइंटेड है तो, और अगर सीएस अपॉइंटेड नहीं है तो फिर दोस्तों कंपनी के डायरेक्टर के हो जाएंगे। अब जो फॉर्मेट है एनुअल रिटर्न का दोस्तों वो अदर कंपनीज यानी नॉर्मल कंपनीज के लिए है एमजीटी 7 और ओपीसी और स्मॉल कंपनी के लिए है एमजीटी 7A। एमजीटी 7A को हम अब्रिश्ड रिटर्न के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। अब एनुअल रिटर्न के साथ साथ, एनुअल रिटर्न तो इंडिया की सारी कंपनीज को बनाकर आरओसी के पास फाइल करना होता है, बट कुछ कंपनियां ऐसी है जिन्हें एनुअल रिटर्न को सीएस के पास जाकर, सीएस इन प्रैक्टिस से जाकर सर्टिफाई भी कराना पड़ता है। तो क्या बोला है, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है या अगर आपकी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 10 करोड़ या टर्नओवर मिनिमम 50 करोड़ है तो हमें उसे सर्टिफाई कराना पड़ेगा दोस्तों सीएस इन प्रैक्टिस से। किससे सर्टिफाई कराना पड़ेगा दोस्तों, सीएस इन प्रैक्टिस से सर्टिफाई कराना पड़ेगा एमजीटी 8 फॉर्म में। और वो क्या सर्टिफाई, वो क्या लिखेगा सीएस इन प्रैक्टिस, वो सीएस इन प्रैक्टिस ये लिखता है कि एनुअल रिटर्न में जो भी डाटा डिस्क्लोज किया है ना वो एकदम करेक्ट है और कंपनी ने सारे एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई किया है। और दोस्तों अगर सीएस इन प्रैक्टिस इसको गड़बड़ कर देता है, सीएस इन प्रैक्टिस दोस्तों अगर इसमें गड़बड़ कर देता है तो उसमें 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। इसलिए उसे ये काम दोस्तों ढंग से करना है, दोस्तों ढंग से करना है। उसके बाद आती है दोस्तों वेबसाइट। एनुअल रिटर्न जो होता है ना, अगर कंपनी की वेबसाइट है तो उस पर अपलोड होता है और कंपनी की करंट ईयर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में इसका वेब एड्रेस मेंशन किया जाता है, इसका वेब एड्रेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है। अब ये एनुअल रिटर्न बनाते किस लिए, आरओसी के साथ फाइल करने के लिए, ताकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाए। सो दोस्तों हर कंपनी की ये ड्यूटी है कि वो आरओसी के पास एक एनुअल रिटर्न की कॉपी फाइल करे, एक एनुअल रिटर्न की कॉपी फाइल करे। अब दोस्तों ये कब फाइल होती है, अगर कंपनी में एजीएम हुई है तो एजीएम होने के 60 दिन में। बट अगर दोस्तों कंपनी में एजीएम नहीं हुई है तो लास्ट डेट जिस दिन एजीएम होनी चाहिए थी उसके 60 दिन में करनी पड़ेगी। बट यहां पर आपको रीजन भी बताना पड़ेगा कि कंपनी की एजीएम क्यों नहीं हुई, कंपनी की एजीएम क्यों नहीं हुई। अब दोस्तों एनुअल रिटर्न की पेनल्टी है,
अगर कंपनी एनुअल रिटर्न फाइल करने में फेल हो जाती है तो कंपनी पर 10,000 फ्लैट प्लस 100 रुपीज पर डे, जो कि मैक्सिमम 2 लाख तक जाता है, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर 10,000 रुपीज प्लस 100 रुपीज पर डे, जो कि मैक्सिमम 50,000 तक जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों सेक्शन नंबर 94, जो बात करता है कि हमें ये रजिस्टर और ये एनुअल रिटर्न कहां पर रखना है और इसका इंस्पेक्शन कहां होगा। दोस्तों वैसे तो हमने रजिस्टर कहां पर रखना है ऑलरेडी पढ़ लिया है, ऊपर ही पढ़ लिया था कि रजिस्टर को कहां रखते हैं। नॉर्मली रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इंडिया में कहीं और रख सकते हैं जहां 110 से मेंबर ज्यादा रिसाइड करते हैं। अब वही सेम प्रोविजन एनुअल रिटर्न के लिए भी दोस्तों एप्लीकेबल होता है। तो क्या बोला है, रजिस्टर अंडर सेक्शन 88 एंड एनुअल रिटर्न की कॉपी अंडर सेक्शन 92 कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखी जाएगी। बट अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेते हो तो इंडिया में कहीं और भी रख सकते हो जहां पर 110 से टोटल मेंबर ज्यादा रिसाइड करते हो। अब ये कितने साल तक संभाल के रखना होता है दोस्तों, अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर है या फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर है तो इसे दोस्तों परमानेंटली संभाल के रखना होता है। अगर दोस्तों रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर है या अदर सिक्योरिटी होल्डर है या फॉरेन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर या अदर सिक्योरिटी होल्डर है तो इन्हें 8 साल तक संभाल के रखना होता है। बट 8 साल कहां से काउंट होंगे दोस्तों, रिडम्पशन से। 8 साल कहां से काउंट होंगे दोस्तों, रिडम्पशन से, ना कि इशू से। ठीक है, और एनुअल रिटर्न को भी दोस्तों 8 साल संभाल के रखना होता है। उस डेट से जिस दिन आरओसी के पास फाइल किया वहां से 8 साल काउंट होते हैं दोस्तों। और ये किसकी कस्टडी में रहेगा, कंपनी सेक्रेटरी या किसी ऐसे पर्सन की जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने दोस्तों अथॉरिटी दी है, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने दोस्तों क्या दी है, अथॉरिटी दी है। उसके बाद ये जो रजिस्टर है, इंडेक्स है, एनुअल रिटर्न है, क्या ये हम इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं? द आंसर इज यस। अब यहां पर 2 रास्ते होते हैं इंस्पेक्शन के। देखो, एनुअल रिटर्न तो दोस्तों आरओसी के साथ फाइल होता है। आप चाहो तो एनुअल रिटर्न को एमसीए की वेबसाइट पर पैसा देकर इंस्पेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहां पर एक और पॉइंट बोला है, क्या बोला है, इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर्स, इंडेक्स एंड एनुअल रिटर्न, ये इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहते हैं बिजनेस आवर्स में। मिनिमम कितने घंटे, मिनिमम 2 घंटों के लिए। अगर आप कंपनी के मेंबर, कंपनी के डिबेंचर होल्डर या कंपनी के सिक्योरिटी होल्डर हैं तो कोई भी फीस चार्ज नहीं होगी। लेकिन अगर आप कोई और पर्सन है यानी अदर पर्सन है तो आपको प्रिस्क्राइब्ड फीस दोस्तों पे करनी पड़ेगी। ये तो बात होगी इंस्पेक्शन की। फिर सेकंड बात आती है दोस्तों कॉपी करवाने की, कॉपी लेने की। तो अगर कंपनी के मेंबर चाहें तो, अगर कंपनी के डिबेंचर होल्डर चाहें तो, अगर कंपनी के अदर सिक्योरिटी होल्डर चाहें तो, अगर कंपनी के बेनिफिशियल ओनर या कोई और पर्सन चाहे तो वो इनका एक्सट्रैक्ट ले सकता है। बिना फीस के एक्सट्रैक्ट मिल जाता है। बट अगर आपको एक्सट्रैक्ट नहीं, पूरी कॉपी चाहिए तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी दोस्तों, जो कि मैक्सिमम 10 रुपए पर पेज होती है। और कंपनी की ये ड्यूटी है कि वो 7 दिन के अंदर आपको इसकी कॉपी प्रोवाइड कर देगी। और अगर उसने रिफ्यूज कर दिया तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर देगा इमीडिएट इंस्पेक्शन कराने में या आपको कॉपी दिलवाने में। और कंपनी के ऊपर दोस्तों पेनल्टी भी लगेगी, हाँ, 1000 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की। नेक्स्ट आता है दोस्तों रजिस्टर। अब ये जो रजिस्टर है ना दोस्तों, लॉ कहता है ये जो रजिस्टर बना रहे हो, ये जो इंडेक्स बना रहे हो या ये जो एनुअल रिटर्न संभाल के रख रहे हो ना, ये प्राइमा फेसी एविडेंस माना जाएगा। यानी कल को अगर कोर्ट में कुछ जरूरत पड़ती है तो दोस्तों इसे कंक्लूसिव नहीं बट प्राइमा फेसी एविडेंस दोस्तों माना जाता है। तो यहां पर दोस्तों पार्ट 1 एंड होता है जो बात करता था रजिस्टर और एनुअल रिटर्न्स की। सेकंड पार्ट आता है दोस्तों पार्ट 2, दैट इज बेनिफिशियल ओनर्स का पार्ट। ये बेनिफिशियल ओनर्स का पार्ट है। इसमें 2 सेक्शन है, एक सेक्शन 89 है और एक सेक्शन 90 है। दोनों का पर्पस टोटली अलग है। टोटली अलग है। सेक्शन 89 कहता है अगर किसी शेयर का रजिस्टर्ड ओनर अलग पर्सन है और अगर किसी शेयर का बेनिफिशियल ओनर अलग पर्सन है। देखो 99% केसेस में रजिस्टर्ड ओनर और बेनिफिशियल ओनर सेम होते हैं। बट अगर किसी केस में रजिस्टर्ड ओनर और बेनिफिशियल ओनर अलग है तो रजिस्टर्ड ओनर MGT 4 में कंपनी को बताएगा और बेनिफिशियल ओनर MGT 5 में कंपनी को बताएगा। और दोनों ही 30 दिन के अंदर दोस्तों बताते हैं। और कंपनी ROC को MGT 6 में 30 दिन के अंदर दोस्तों बताती है। प्लस अगर फ्यूचर में
बेनिफिशियल ओनरशिप में चेंज होता है तो वापस से कंपनी को हमें डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, वापस से MGT4 MGT5 दोस्तों फाइल किया जाएगा। और अगर हमने ये डिक्लेरेशन नहीं दी, अगर बेनिफिशियल ओनर ने ये डिक्लेरेशन नहीं दी, तो दोस्तों फिर उसको वो राइट्स नहीं मिलेंगे जो उसको मिलने चाहिए थे, हाउएवर यहां पर कुछ एग्जम्पशन दी हुई है। क्या एग्जम्पशन दी हुई है कि ये जो सेक्शन 89 है ना, ये गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई नहीं होता है, ये म्यूचुअल फंड को अप्लाई नहीं होता है, वेंचर कैपिटल फंड वगैरह को अप्लाई नहीं होता है। फिर पेनल्टी है दोस्तों, फेलियर टू मेक डिक्लेरेशन टू कंपनी। अगर रजिस्टर्ड ओनर या बेनिफिशियल ओनर 30 दिन के अंदर कंपनी को नहीं बताते तो उन पर 50,000 रुपए की पेनल्टी प्लस 200 रुपए पर डे, जो कि मैक्सिमम जाएगा 5 लाख तक। और अगर कंपनी दोस्तों नहीं बताती ROC को MGT6 में, तो कंपनी पर 1000 रुपीज पर डे, जो कि मैक्सिमम जाएगा 5 लाख तक। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर भी मैक्सिमम 1000 रुपीज पर डे, जो कि मैक्सिमम जाएगा दोस्तों 2 लाख रुपए तक जाएगा। फिर आता है एक कॉन्सेप्ट जो न्यूली ऐड हुआ था, डेजिग्नेटेड पर्सन से रिलेटेड। ये कह रहे हैं ना, ROC को ना कई बारी बेनिफिशियल ओनर की ना डिटेल्स चाहिए होती है, तो वो किससे मांगेगा? कंपनी से मांगेगा। बट कंपनी तुम्हें किसी पर्सन को डेजिग्नेट करना है जो कि इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो एवरी कंपनी शॉल डेजिग्नेट अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू ROC विद रिस्पेक्ट टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट। नॉर्मली किन पर्सन को हम डेजिग्नेट कर सकते हैं? या तो CS को डेजिग्नेट कर सकते हैं, या तो KMP, CS को छोड़कर KMP को कर सकते हैं, एवरी डायरेक्टर को कर सकते हैं, ठीक है। और जब तक कंपनी डेजिग्नेट नहीं करेगी तो ये नीचे वाले लोग क्या माने जाएंगे दोस्तों, नीचे लिखे लोग क्या माने जाएंगे दोस्तों, डेजिग्नेटेड पर्सन माने जाएंगे, जो कि ऑटोमेटिकली डेजिग्नेटेड मान लिए जाएंगे जब तक कंपनी खुद से डेजिग्नेट नहीं करती है। और कंपनी दोस्तों जब भी डेजिग्नेटेड पर्सन को अपॉइंट करेगी तो एनुअल रिटर्न में उस पर्सन की डिटेल देगी। और अगर फ्यूचर में डेजिग्नेटेड पर्सन चेंज होता है तो GNL2 में हम ROC को इन्फॉर्म करेंगे, ताकि उसे पता चल जाए कि डेजिग्नेटेड पर्सन क्या हो चुका है दोस्तों, चेंज हो चुका है। नेक्स्ट आता है दोस्तों सेक्शन नंबर 90। सेक्शन नंबर 90 बात करता है दोस्तों SBO यानी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। हमेशा याद रखना, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का मतलब है एक इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, एक इंडिविजुअल जो कंपनी में इनडायरेक्टली 10% या 10% से ज्यादा, एक इंडिविजुअल को जो कंपनी के अंदर इनडायरेक्टली 10% या 10% से ज्यादा, या डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली 10% या 10% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करता है, वोटिंग राइट होल्ड करता है, डिविडेंड का राइट होल्ड करता है, ऐसे पर्सन को कहा जाता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। हाउएवर अगर कोई पर्सन कंपनी में डायरेक्टली होल्ड कर रहा है बट इनडायरेक्टली नहीं होल्ड कर रहा, डायरेक्टली तो होल्ड कर रहा है लेकिन इनडायरेक्टली होल्ड नहीं करता, तो उसे SBO नहीं माना जाता है, उसे SBO नहीं माना जाता है। अब नेक्स्ट यहां पर यह बताया गया है कि देखो हर कंपनी ना, देखो ये मान लो SBO है, तो SBO कंपनी को बेन 1 में इंफॉर्म करेगा, बेन 1 फॉर्म में, और कंपनी ROC को बेन 2 फॉर्म में इंफॉर्म करती है। और कंपनी जो है एक रजिस्टर भी बनाएगी, अलग से SBO का रजिस्टर भी बनाएगी बेन 3 फॉर्म में दोस्तों, बेन 3 फॉर्म में। तो आइए रीड करते हैं क्या बोला है, दैट एवरी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर शॉल मेक अ डिक्लेरेशन टू दी कंपनी। हर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को डिक्लेरेशन देना है कंपनी को, उसका नेचर बताना है इंटरेस्ट का, और बाकी डिटेल्स बतानी है बेन 1 फॉर्म में। और ये बात वो दोस्तों उसे 30 दिन के अंदर दोस्तों बतानी है। और हर कंपनी को एक रजिस्टर भी बनाना है फॉर्म बेन 3 के अंदर, जिसमें वो उसका इंडिविजुअल का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, उसकी ओनरशिप और उसकी प्रिस्क्राइब डिटेल्स दोस्तों रखेगी। अब ये जो रजिस्टर बन रहा है ना दोस्तों, बेन 3 SBO का जो रजिस्टर बन रहा है, ये रजिस्टर भी इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहता है बिजनेस आवर्स में मिनिमम 2 घंटे के लिए। और इसे कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? कोई भी मेंबर फीस पे करके इसे इंस्पेक्ट कर सकता है, बट मैक्सिमम 50 रुपीज पर इंस्पेक्शन की फीस चार्ज करी जाएगी दोस्तों। एंड कंपनी को ROC के पास बेन 2 फॉर्म फाइल करना होता है कि SBO की डिटेल्स बताने के
लिए एसबीओ की डिटेल्स बताने के लिए। और दोस्तों ये दोनों ही चीजें 30 दिन में होती है, यानी 30 दिन के अंदर एसबीओ कंपनी को बताएगा और कंपनी 30 दिन के अंदर दोस्तों किसको बताएगी, एसबीओ जो है एसबीओ के बारे में दोस्तों आरओसी को बताएगी। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि एसबीओ खुद से कंपनी को ना बताए कि मैं आपका एसबीओ, तो फिर यह ड्यूटी कंपनी की है कि वो अपने एसबीओ को ढूंढे। कौन से एसबीओ को ढूंढेगी, करंट ईयर वाले एसबीओ को ढूंढेगी जो करंटली एसबीओ है, या जो पिछले 3 साल के अंदर एसबीओ था उसको ढूंढेगी। ठीक है, सो एवरी कंपनी शॉल टेक नेसेसरी स्टेप्स टू फाइंड आउट टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल हु इज एसबीओ। और इसे ढूंढने के लिए नॉर्मली क्या करती है कंपनी, एक नोटिस भेजती है बेनफोर को, बेनफोर है भाई, बेनफोर का नोटिस भेजती है उस पर्सन को, इस पर्सन को जिसको कंपनी को लग रहा है कि ये पर्सन या तो कंपनी का एसबीओ है, या इसके पास कंपनी के एसबीओ की नॉलेज है, या ये पिछले 3 साल में दोस्तों कंपनी का एसबीओ था। तो उस पर्सन को दोस्तों बेनफोर भेजकर डिटेल्स मांगी जाती है। अब दोस्तों कंसर्न्ड पर्सन जिसको हमने बेनफोर भेजा है उसकी ये ड्यूटी है कि वो नोटिस के 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, नोटिस के 30 दिन के अंदर कंपनी को मांगी गई सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दे। अगर वो कंपनी को डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करता है, या डिटेल्स प्रोवाइड तो करता है बट सेटिस्फैक्टरी डिटेल प्रोवाइड नहीं करता है, तो कंपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकती है ट्राइब्यूनल के पास 15 दिन में ऑर्डर के लिए। और ट्राइब्यूनल ऑर्डर क्या पास करेगा कि उन शेयर्स के जो राइट्स है उन पर रेस्ट्रिक्शन लगा देगा, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा देगा। हाउएवर दोस्तों अगर ट्राइब्यूनल ने शेयर्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी तो 1 साल का टाइम होता है कि वो पर्सन ट्राइब्यूनल के पास अप्लाई करके रिक्वेस्ट करे कि प्लीज रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो शेयर्स को आईईपीएफ अथॉरिटी को दोस्तों ट्रांसफर कर दिया जाता है, आईईपीएफ अथॉरिटी को दोस्तों ट्रांसफर कर दिया जाता है। बट ये जो एसबीओ का कॉन्सेप्ट हमने बताया है ना, ये कई जगह पर एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे आईईपीएफ अथॉरिटी पर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी पर ये नहीं लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी होल्ड करती है तो नहीं लगेगा। अगर कोई ऐसी कंपनी होल्ड करती है, कोई ऐसी एंटिटी होल्ड करती है जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो नहीं लगेगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स, एआई, आरईआईटी, इनविट्स, इनके केस में दोस्तों नहीं लगता है, इनके केस में दोस्तों नहीं लगता है। बस इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हमारा दोस्तों पार्ट 2 भी ओवर होता है, पार्ट 2 भी दोस्तों ओवर होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों पार्ट 3। पार्ट 3 आपको जनरल मीटिंग के बेसिक्स बताता है। जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग कह सकते हो या मेंबर्स की मीटिंग कह सकते हो। ये 2 टाइप की होती है जनरल मीटिंग जो होती है। एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग जो हर कंपनी को बुलाना मैंडेटरी है ओपीसी को छोड़ के, और एक होती है दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो ऑप्शनल होती है, जब जरूरत लगे तब बुला लेना, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों एनुअल जनरल मीटिंग की, दैट इज सेक्शन नंबर 96। एनुअल जनरल मीटिंग की दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। लास्ट डेट और ड्यू डेट क्या होगी, यानी कंपनी को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कौन सी डेट तक करा लेनी चाहिए। तो यहां पर हमने 2 पार्ट करे। फर्स्ट एजीएम के लिए रूल अलग है और सब्सिक्वेंट एजीएम यानी फर्स्ट एजीएम को छोड़कर बाकी जितनी भी एजीएम होगी उसके लिए रूल्स अलग है। फर्स्ट एजीएम का रूल यह है कि जिस दिन कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, यानी पहला फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, तो उस फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 9 मंथ्स, नॉर्मली ये डेट आती है 31 दिसंबर। और दोस्तों यहां पर जिस साल कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी उस साल कोई एजीएम नहीं होगी। एजीएम कब होगी, फाइनेंशियल ईयर जब एंड हो गया 31 मार्च को, वहां से 9 मंथ यानी 31 दिसंबर तक का टाइम है। लेकिन यहां पर आरओसी दोस्तों एक्सटेंशन नहीं दे सकता है। आरओसी हैज नो पावर टू ग्रांट एक्सटेंशन फॉर फर्स्ट एजीएम, नो पावर टू ग्रांट एक्सटेंशन फॉर फर्स्ट एजीएम। नेक्स्ट आता है दोस्तों एजीएम टू बी हेल्ड इन ईच कैलेंडर। अब ये मैं बात कर रहा हूं दोस्तों सब्सिक्वेंट एजीएम, यानी सेकंड एजीएम, थर्ड एजीएम, फोर्थ एजीएम, फिफ्थ एजीएम, यानी कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद पहली एजीएम को छोड़ के बाकी एजीएम के लिए ये रूल है। इसमें आपको 3 चीजें, 3 डेट्स चेक करनी होती है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1 है हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होनी चाहिए, यानी जनवरी से दिसंबर के बीच एक एजीएम होना मैंडेटरी है। फिर है दोस्तों जिस दिन फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके 6 महीने के अंदर, दैट इज 30th सितंबर, दैट इज 30th सितंबर। और दोस्तों 2 एनुअल जनरल मीटिंग का जो गैप है, 2 एजीएम के बीच का जो गैप है वो 15 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है, वो 15 महीने से ज्यादा
नहीं हो सकता। हाउएवर यहां पर दोस्तों आरओसी जो है वो 3 महीने तक का एक्सटेंशन और दे सकती है, यानी जो आपकी ड्यू डेट आई है उस ड्यू डेट से 3 महीने एक्स्ट्रा दोस्तों मिल जाते हैं। या ये पॉइंट को याद रखना कि फर्स्ट एजीएम में आरओसी का एक्सटेंशन नहीं मिलता है, जबकि सब्सिक्वेंट एजीएम में दोस्तों आरओसी का एक्सटेंशन मिल जाता है। अब ये एजीएम कब बुलाई जाएगी दोस्तों? ये एजीएम बुलाई जाएगी दोस्तों बिजनेस आवर्स में, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच, मतलब कभी भी बुला सकते हो। सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे के बीच कभी भी दोस्तों बुलाया जा सकता है। और ये कौन से दिन बुलाई जाएगी? 365 दिन में कभी भी बुला लो, बस वो दिन नेशनल हॉलिडे नहीं होना चाहिए। और यहां पर नेशनल हॉलिडे का मतलब होता है वो हॉलिडे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करी है एज नेशनल हॉलिडे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जिस भी डे को नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर देगा उसको दोस्तों नेशनल हॉलिडे माना जाएगा। अब ये एनुअल जनरल मीटिंग होगी कहां? तो गवर्नमेंट कंपनी के लिए अलग रूल है, अनलिस्टेड कंपनी के लिए अलग रूल है, और बाकी कंपनी यानी लिस्टेड ही बची है, लिस्टेड जो कि गवर्नमेंट नहीं है उनके लिए अलग रूल है। तो नॉर्मली तो दोस्तों रजिस्टर्ड ऑफिस पर होती है एजीएम, या जिस शहर में रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पर होती है। ठीक है, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पर बुला लो या रजिस्टर्ड ऑफिस जिस शहर में है वहां पर दोस्तों बुला लो। अब ये जो गवर्नमेंट कंपनी है ना दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट कंपनी है ना दोस्तों, ये गवर्नमेंट कंपनी में दोस्तों रजिस्टर्ड ऑफिस पर भी बुला सकती है, रजिस्टर्ड ऑफिस जिस शहर में है वहां भी बुला सकती है, या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और प्लेस को अप्रूव कर देगा तो वहां भी बुला सकती है। और फिर आती है दोस्तों अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी जो है रजिस्टर्ड ऑफिस पर भी बुला सकती है, सिटी टाउन विलेज रजिस्टर्ड ऑफिस पर भी बुला सकती है, या इंडिया में दोस्तों कहीं भी बुला सकती है, अगर एडवांस में 100% मेंबर्स की कंसेंट मिल जाए तो, 100% मेंबर्स की कंसेंट मिल जाए तो। बट अगर आपकी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है तो जो टाइम है या जो डेट है या जो प्लेस है वो एजीएम का कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं? जनरल मीटिंग में उन्हें जो डायरेक्शन मिले होते हैं उस डायरेक्शन के हिसाब से दोस्तों वो डिसाइड कर लेते हैं। फिर आता है दोस्तों सेक्शन नंबर 97 जो कहता है कि अगर कोई कंपनी खुद से एजीएम नहीं बुला पाती, इन केस देयर इज अ डिफॉल्ट इन होल्डिंग एजीएम, अगर कोई कंपनी एजीएम नहीं बुला पाती है किसी भी रीजन की वजह से, तो कंपनी का सिंगल मेंबर भी अप्लाई कर सकता है ट्राइब्यूनल के पास। और जब ट्राइब्यूनल के पास ये एप्लीकेशन जाएगी तो ट्राइब्यूनल या तो खुद एजीएम बुला लेगा या ऑर्डर दे देगा एजीएम बुलाने का, और वो सारे नेसेसरी इंस्ट्रक्शन देगा जो इस एजीएम को बुलाने के लिए जरूरी है। और दोस्तों वो अपने इंस्ट्रक्शंस में ये भी कह सकता है कि अगर सिंगल मेंबर मीटिंग में आया या सिंगल प्रॉक्सी मीटिंग में आया तो भी मैं उसे वैलिड मीटिंग मान लूंगा। ऐसा भी दोस्तों ट्राइब्यूनल कह सकता है, ऐसा भी दोस्तों ट्राइब्यूनल कह सकता है। क्लियर है क्या सभी को? यस और नो? यस सर। नेक्स्ट आता है दोस्तों सेक्शन नंबर 100 जो बात करता है 3 अलग अलग टाइप्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की, जिसमें सबसे पहला आता है दोस्तों 3 टाइप्स ऑफ ईजीएम में। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मर्जी से जब उन्हें ठीक लगेगा तब वो ईजीएम बुला सकते हैं, दिस इज टाइप 1। टाइप 2 है मेंबर्स अगर रिटर्न रिक्वेस्ट दें कंपनी को तो उनकी रिक्वेस्ट आने पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईजीएम बुलाएंगे, दैट इज टाइप नंबर 2। एंड थर्ड है दोस्तों अगर रिक्वेस्ट करने वालों ने रिक्वेस्ट कर तो दी लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो गए तो फिर रिक्वेदिशनिस्ट कौन है? वो मेंबर्स जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी उनको बोलते हैं रिक्वेदिशनिस्ट, वो बुलाएंगे दोस्तों। तो ये है हमारी टाइप 3। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप 1 के बारे में। टाइप 1 क्या कह रहा है? व्हेनेवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डीम्स फिट, यानी जब जब उन्हें ठीक लगेगा, जब जब उन्हें जरूरत लगेगी, वो चाहेंगे तो क्या बुला सकते हैं? कंपनी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। और ये जो कंपनी की ईजीएम होगी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुलाएंगे ये इंडिया में होगी दोस्तों। हाउएवर एक एक्सेप्शन है, अगर आपकी कंपनी होली ओन्ड सब्सिडरी है। किसकी होली ओन्ड सब्सिडरी है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया की। अगर आपकी कंपनी होली ओन्ड सब्सिडरी है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया की, तो दोस्तों वो इंडिया में नहीं, वो इंडिया के बाहर भी दोस्तों बुला सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट है होली ओन्ड होनी चाहिए। और किसकी होली ओन्ड होनी चाहिए? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया की होनी चाहिए। सेकंड टाइप में क्या बताया गया? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ईजीएम बुलानी कंपलसरी हो जाएगी अगर रिक्वेस्ट आई। किसकी रिक्वेस्ट आई? अगर आपकी कंपनी शेयर कैपिटल वाली है तो मेंबर्स होल्डिंग
1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और मोर, जिसके पास पेड अप शेयर कैपिटल का 1/10 है या 1/10 से ज्यादा। और अगर आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो पेड अप शेयर कैपिटल है ही नहीं, तो फिर क्या करोगे, वोटिंग पावर देखना 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर या उससे ज्यादा। तो जब इन लोगों से रिक्वेस्ट आएगी तभी वो वैलिड रिक्वेस्ट आएगी, अगर इससे कम की होगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो रिक्वेस्ट लेटर होगा दोस्तों, उसमें क्लियरली मैटर मेंशन होगा कि क्यों मीटिंग बुलाई जा रही है, कौन से मैटर के लिए मीटिंग बुलाई जा रही है। ये रिक्वेस्ट लेटर साइंड होगा, रिक्कू दीक्षित इसे साइन करके देंगे और ये कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर भेजा जाएगा। नॉर्मली दोस्तों मान लो इस दिन रिक्वेस्ट लेटर बना तो उसके 3 महीने के अंदर, अगर दोस्तों इस दिन रिक्वेस्ट लेटर बना, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ दिन बाद वो पहुंचेगा कंपनी के पास, कुछ दिन बाद पहुंचेगा दोस्तों वो कंपनी के पास। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, 21 दिन के अंदर मीटिंग बुलाने की तैयारी करेंगे और 45 दिन के अंदर मीटिंग बुला लेंगे। 21 दिन के अंदर तैयारी और 45 दिन के अंदर मीटिंग बुला ली जाएगी। अगर वो मीटिंग बुलाने में फेल हो जाते हैं तो हम जाएंगे दोस्तों टाइप नंबर 3 में, दैट इज ऑन फेलियर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू कॉल ईजीएम, देन रिक्कू दीक्षित खुद से अपना ये मैटर हाथ में ले लेंगे और वो खुद से दोस्तों ईजीएम बुलाएंगे रिक्वेस्ट लेटर के 3 महीने के अंदर। जिस दिन रिक्वेस्ट लेटर बना था उसके 3 महीने के अंदर दोस्तों ये बुलाई जाएगी, उसके 3 महीने के अंदर दोस्तों ये बुलाई जाएगी। नेक्स्ट आता है मीटिंग बाय रिक्कू दीक्षित, मीटिंग बाय रिक्कू दीक्षित टू बी कॉल्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड इन द सेम मैनर एज इट कॉल्ड एंड हेल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी नॉर्मली जो तरीका है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईजीएम बुलाते हैं वैसे ही दोस्तों हमारे मेंबर भी बुलाएंगे, बट मेंबर जो रिक्कू दीक्षित जो मीटिंग बुलाते हैं उसके लिए एक सेपरेट रूल है, रूल नंबर 17, जो भी हम देखेंगे। उसके बाद जो खर्चा होगा इस मीटिंग को बुलाने के लिए, उसका रीजनेबल खर्चा, अनरीजनेबल नहीं, रीजनेबल खर्चा जो होगा वो रिक्कू दीक्षित जो है वो कंपनी से रिकवर कर लेंगे और कंपनी उस पैसे को डिडक्ट कर लेगी उस डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन से जिसकी गलती की वजह से दोस्तों ईजीएम नहीं हुई, जिसकी गलती की वजह से रिक्वेस्ट लेटर आने के बाद भी ईजीएम नहीं हो पाई। रूल नंबर 17 क्या कहता है, कॉलिंग ऑफ ईजीएम बाय रिक्कू दीक्षित। अगर रिक्कू दीक्षित खुद से ईजीएम बुला रहे हैं तो उसके लिए एक डिटेल्ड रूल बनाया गया है जिसमें बोला है, यानी टाइप नंबर 3 के लिए, कि रिक्कू दीक्षित हैज टू बी इन राइटिंग, रिक्कू दीक्षित राइटिंग में होना चाहिए, या आप चाहो तो फिजिकल नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी भेज सकते हो। मिनिमम 21 क्लियर डेज पहले, प्रायर टू प्रपोज्ड डेट ऑफ ईजीएम, प्रायर टू प्रपोज्ड डेट ऑफ ईजीएम। तो यहां पर एक्चुअली में ये बात कर रहे थे दोस्तों नोटिस की। उसके बाद जो होगा ना, जो नोटिस होगा, जो मीटिंग वो बुला रहे हैं उसका जो नोटिस होगा वो 21 क्लियर, नॉर्मली 21 क्लियर डेज पहले ही भेजा जाता है दोस्तों। उस नोटिस में मेंशन होगा, क्या मेंशन होगा, प्लेस मेंशन होगी, डेट मेंशन होगी, डे मेंशन होगा, मीटिंग का आवर मेंशन होगा और कौन कौन से बिजनेस उस मीटिंग में ट्रांजैक्ट होने वाले हैं वो मेंशन होगा। ये जो ईजीएम करी जाएगी ये कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर करी जाती है या सेम सिटी टाउन में करी जाती है जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, और ये किसी भी दिन बुला सकते हो, लेकिन नेशनल हॉलिडे पे दोस्तों इसे नहीं बुलाया जा सकता, नेशनल हॉलिडे पे दोस्तों इसे नहीं बुलाया जा सकता। इफ प्रपोज्ड रेजोल्यूशन इज स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर प्रपोज्ड रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन है, मतलब अगर दोस्तों हम जो बिजनेस ट्रांजैक्ट करने वाले हैं उसमें एसआर की रिक्वायरमेंट है, तो हमें नोटिस में क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि यह मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए बुलाई जा रही है। उसके बाद ये जो नोटिस होगा ये सारे रिक्कू दीक्षित से साइन करा सकते हो या किसी सिंगल रिक्कू दीक्षित से साइन करा सकते हो, लेकिन उससे सभी की अथॉरिटी रिटर्न में होगी। वही वाला रिक्कू, या तो सभी से साइन करा लो, अगर सभी से साइन पॉसिबल नहीं है तो सभी की पहले रिटर्न कंसेंट लेकर किसी एक पर्सन को ऑथराइज कर दो और उस रिक्कू दीक्षित से नोटिस को साइन करा दो। यहां पर दोस्तों सेक्शन 102 का एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हमें अटैच करने की जरूरत नहीं होती है। हां, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच नहीं करना है, बट अगर रिक्कू दीक्षित चाहें तो वो रीजन डिस्क्लोज कर सकते हैं दोस्तों, रीजन डिस्क्लोज कर सकते हैं, ठीक है।
और ये जो नोटिस है दोस्तों, ये नोटिस सभी मेंबर्स को भेजा जाएगा जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है। कौन से वाले तारीख के रजिस्टर ऑफ मेंबर देखे जाएंगे? विद इन 3 दिन वाले, यानी जिस दिन कंपनी के पास रिक्वेस्ट लेटर गया था उसके 3 डेज के अंदर जो रजिस्टर ऑफ मेंबर में जिस पर्सन का नाम होगा, उन रजिस्टर ऑफ मेंबर के उन्हीं मेंबर्स को दोस्तों ये भेजा जाएगा। और क्योंकि उन मेंबर्स को नोटिस भेजने के लिए उनका नाम वगैरह चाहिए होगा, उनका एड्रेस वगैरह चाहिए होगा, तो वो भी कंपनी क्या करेगी दोस्तों? कंपनी क्या करेगी? रिक्विजिशनिस्ट के पास ये राइट है कि वो मेंबर्स की लिस्ट, मेंबर्स का एड्रेस और वो कितने शेयर्स होल्ड करते हैं, ये कंपनी जो है दोस्तों उनको दे देगी। ये कंपनी जो है दोस्तों उनको दे देगी। अब दोस्तों ये नोटिस किस मेथड से भेजा जाएगा? स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हो, या इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज सकते हो। और अगर कोई एक्सीडेंटल ओमिशन हो भी जाता है, या अगर सामने वाले को रिसीट नहीं, हमने भेजा सामने वाले को रिसीव नहीं हुआ, तो इससे हमारी मीटिंग दोस्तों इनवैलिड नहीं होगी। इससे दोस्तों हमारी मीटिंग इनवैलिड नहीं होगी। और फिर आता है दोस्तों टाइप 4 वाली ईजीएम। अभी तक ऊपर वाले सेक्शन में हमने 3 टाइप की ईजीएम पढ़ी, बट सेक्शन 98 हमें बताता है टाइप 4 वाली ईजीएम। टाइप 4 वाली ईजीएम क्या कहती है? दैट इज ईजीएम बाय ट्राइब्यूनल। या तो सुओ मोटो, या तो ट्राइब्यूनल खुद से, या अगर उसके पास कंपनी के डायरेक्टर या कंपनी के मेंबर की एप्लीकेशन आती है। ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर या कंपनी के मेंबर की एप्लीकेशन आती है, और यहां पर सिंगल डायरेक्टर या सिंगल मेंबर भी एप्लीकेशन कर सकता है ट्राइब्यूनल के पास। तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा? ऑर्डर कर देगा ईजीएम के लिए। ईजीएम को कैसे बुलाया जाएगा, कहां पर बुलाया जाएगा, किस तरह से कंडक्ट करी जाएगी, वो सारी बातें ट्राइब्यूनल क्या करेगा? अपने ऑर्डर में लिख देगा। प्लस ट्राइब्यूनल अपने ऑर्डर में यह भी लिख सकता है कि अगर उस ईजीएम में सिर्फ एक मेंबर आया या सिर्फ एक प्रॉक्सी आया तो भी वो मीटिंग वैलिड मानी जाएगी। ये तक दोस्तों ट्राइब्यूनल उसमें लिख सकता है। ये तक दोस्तों ट्राइब्यूनल उसमें लिख सकता है। फिर आता है दोस्तों पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 96 टू 98। अगर कंपनी डिफॉल्ट कर देती है सेक्शन 96 में, यानी एजीएम बुलाने में, सेक्शन 97 में यानी ट्राइब्यूनल वाली एजीएम में, है ना? ठीक है, और सेक्शन 98 यानी ईजीएम ट्राइब्यूनल वाली में, तो उस केस में क्या होगा? कंपनी और कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 1 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा। कितने लाख रुपए तक का? 1 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा। प्लस कॉन्टिन्यूइंग डिफॉल्ट फर्दर 5,000 रुपए पर डे, हर दिन का 5,000 रुपए पर डे दोस्तों लगता चला जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों सेक्शन नंबर 121, जो बात करता है एनुअल जनरल मीटिंग पर एक स्पेशल रिपोर्ट की। एनुअल जनरल मीटिंग ओपीसी को छोड़कर सारी कंपनियों को करनी पड़ती है, बट एनुअल जनरल मीटिंग की स्पेशल रिपोर्ट जो है वो सभी कंपनियों को नहीं करनी होती, वो सिर्फ लिस्टेड पब्लिक कंपनी को करनी होती है। हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी को अपनी एजीएम के लिए एक स्पेशल रिपोर्ट बनानी पड़ती है एमजीटी 15 फॉर्म में, और बनाने के पास इसे आरओसी के पास फाइल करा जाता है। जिस दिन एजीएम खत्म हुई उसके 30 डेज के अंदर, उसके 30 डेज के अंदर, और अगर हमने 30 डेज में नहीं करा तो कंपनी पर भी पेनल्टी लगेगी और कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर भी पेनल्टी लगेगी। कंपनी पर पेनल्टी लगेगी दोस्तों 1 लाख रुपए की, प्लस 500 रुपए पर डे, जो कि मैक्सिमम 5 लाख तक जा सकती है। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर दोस्तों 25,000 रुपए, 25,000 रुपए प्लस 500 रुपीज पर डे, आफ्टर विच सब्जेक्ट टू 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट आता है दोस्तों रिपोर्ट। रिपोर्ट जो है दोस्तों, ये जो रिपोर्ट स्पेशल रिपोर्ट बन रही है, इस पर डेट भी मेंशन होगी और इस पर सिग्नेचर भी होंगे। सिग्नेचर कौन करेगा? उस एजीएम का चेयरमैन, उस एजीएम का चेयरमैन प्लस कंपनी सेक्रेटरी दोस्तों साइन करेगा। लेकिन अगर चेयरमैन साइन नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, कंपनी के 2 डायरेक्टर में से 2 डायरेक्टर के साइन करा लेना, जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, प्लस कंपनी सेक्रेटरी से ये रिपोर्ट दोस्तों साइन कराई जाएगी। अब ये जो रिपोर्ट है ना दोस्तों, ये प्रिपेयर करी जाएगी इन एडिशन टू मिनट्स ऑफ द मीटिंग, यानी कंपनी को मिनट्स ऑफ मीटिंग तो बनानी है, लेकिन साथ में ये स्पेशल रिपोर्ट भी दोस्तों बनानी पड़ती है। अब इस स्पेशल रिपोर्ट में क्या क्या चीजें बतानी पड़ती है, क्या क्या कंटेंट होता है दोस्तों? तो डेट, डे, आवर, वेन्यू ऑफ एजीएम,
एनुअल जनरल मीटिंग की दोस्तों डेट, डे, आवर ये सब बताया जाता है। कंफर्मेशन बताई जाती है कि एजीएम में चेयरमैन अपॉइंट हुआ था, मीटिंग का चेयरमैन। कितने मेंबर्स ने मीटिंग को अटेंड किया वो बताया जाता है। कोरम प्रेजेंट थी ये बताया जाता है। बिजनेस कौन कौन से ट्रांजैक्ट हुए और उसमें क्या क्या फाइनल डिसीजन रहा ये बताया जाएगा। कंफर्मेशन दी जाएगी कि सारे कानून का कंफर्मेशन दोस्तों हुआ है, ठीक है। और अगर कोई एडजर्नमेंट हुआ था, कोई पोस्टपोनमेंट हुआ था, या वेन्यू चेंज हुई थी, या कोई और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, वो भी दोस्तों इस स्पेशल रिपोर्ट में बताई जाएगी। तो यहां पर हमारा पार्ट 3 ओवर होता है, दैट इज बेसिक्स ऑफ जनरल मीटिंग। फिर आता है दोस्तों पार्ट नंबर 4, ये बात करता है अदर मैटर्स जो जनरल मीटिंग से रिलेटेड है। ऊपर हम बात कर रहे थे जनरल मीटिंग के बारे में कि एजीएम ईजीएम नहीं बुलाई तो वो सब और उसकी। अब हम बात कर रहे हैं उन मैटर्स के बारे में जो दोस्तों जनरल मीटिंग से क्या है रिलेटेड है। दोस्तों जो जनरल मीटिंग से क्या है रिलेटेड है, क्या क्या है? सबसे पहला आता है दोस्तों सेक्शन 101 जो बात करता है मीटिंग के नोटिस की। जब मैं मीटिंग का नोटिस कहता हूं यानी मैं एजीएम और ईजीएम दोनों की बात कर रहा हूं। तो लॉ में लिखा है कि जनरल मीटिंग जो बुलाई जाती है वो मिनिमम 21 क्लियर डेज का नोटिस देकर बुलाई जाती है। 21 क्लियर डेज। अब 21 डेज तो हमें पता है, बट ये क्लियर डेज क्या होता है दोस्तों? क्लियर डेज का मतलब होता है कि जिस दिन नोटिस सर्व हुआ और जिस दिन मीटिंग की डेट थी, इन दोनों डेट को एक्सक्लूड किया जाएगा कैलकुलेशन पर्पस के लिए, यानी इनको कंसीडर नहीं किया जाता है 21 डेज की कैलकुलेशन में। और प्लस अगर आपने नोटिस पोस्ट से भेजा था तो आपको और 48 आवर्स का टाइम ऐड करना पड़ता है, क्योंकि नोटिस पोस्ट करने से लेकर सामने वाले तक नोटिस सर्व होने में ही 48 आवर्स लग जाते हैं। ऐसा लॉ का एजम्पशन है। हो सकता है ज्यादा लगते हो सकता है कम लगते हो, बट लॉ का एजम्पशन है कि 48 आवर्स के अंदर तो दोस्तों पहुंच ही जाता है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो मैंने 21 क्लियर डेज बोला है ये बाकी कंपनीज के लिए 21 क्लियर डेज है, बट सेक्शन 8 कंपनी के लिए ये क्लियर 14 डेज का मामला है। यानी वहां पर 21 को कैसे रीड किया जाएगा? 14 डेज रीड किया जाएगा एमसीक्यू के लिए। अब क्या जनरल मीटिंग को शॉर्टर नोटिस पर बुलाया जा सकता है क्या? मतलब 21 दिन का कम नोटिस देकर बुलाया जा सकता है क्या? 21 दिन से कम का नोटिस लॉ कहता है बुलाया तो जा सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर अप्रूवल है तो ही तुम बुला सकते हो। और अप्रूवल दोस्तों एजीएम के लिए अलग रूल है अप्रूवल का, और ईजीएम के लिए अलग रूल है अप्रूवल का। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में किसके शॉर्टर नोटिस की बात हो रही है, एजीएम के शॉर्टर नोटिस की बात हो रही है या ईजीएम के शॉर्टर नोटिस की बात हो रही है। अगर एजीएम के शॉर्टर नोटिस की बात हो रही है तो मिनिमम 95% ऑफ मेंबर्स, यानी जो आपके टोटल मेंबर्स हैं जो भी नंबर है उनका 95% अप्रूवल लेना पड़ेगा नंबर में। और अगर आपकी कंपनी दोस्तों, अगर आप दोस्तों ईजीएम बुला रहे हो तो आपको टाइप ऑफ कंपनी देखना पड़ेगा कि कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है या कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो मेजॉरिटी इन नंबर प्लस पेड अप शेयर कैपिटल का 95%, और अगर नॉट शेयर कैपिटल वाली है तो टोटल वोटिंग पावर का 95% दोस्तों लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो नोटिस हम भेजते हैं जनरल मीटिंग का, इसमें हम क्लियरली प्लेस बताते हैं मीटिंग की, डेट बताते हैं, डे बताते हैं, आवर बताते हैं मीटिंग का, और कौन कौन से डिसीजन कौन कौन से बिजनेसेस कौन कौन से डिसीजन उस मीटिंग में लेने वाले हैं वो भी उस नोटिस में मेंशन होता है। ये जो नोटिस भेजा जाता है ये कंपनी के सभी मेंबर्स को भेजा जाता है। अगर मेंबर मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जाएगा। अगर दोस्तों मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसको ऑफिशियल असाइनी को भेजा जाएगा, प्लस कंपनी के ऑडिटर को, प्लस कंपनी के दोस्तों सभी डायरेक्टर को ये नोटिस जनरल मीटिंग का दोस्तों भेजा जाएगा। बट अगर भेजने में कोई एक्सीडेंटल ओमिशन हो जाता है, यानी हमारे जानबूझ के नहीं, एक्सीडेंटली किसी के पास नहीं गया, या नॉन रिसीट हमने तो भेजा था बट सामने मेंबर तक पहुंचा ही नहीं, तो दोस्तों इससे हमारी मीटिंग इनवैलिड नहीं होगी। इससे दोस्तों हमारी मीटिंग इनवैलिड नहीं होने वाली है। नेक्स्ट आता है दोस्तों सेक्शन नंबर 102 जो बात करता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जो अटैच करी जाएगी दोस्तों नोटिस के साथ। किसके साथ अटैच करी जाएगी? नोटिस के साथ। अब ये कब नोटिस के साथ अटैच करी जाती है ध्यान से देखना। दो टाइप की जनरल मीटिंग होती है, एक एनुअल जनरल मीटिंग और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। दोस्तों एजीएम में ऐसे 4 बिजनेसेस हैं
एजीएम में से 4 बिजनेसेस हैं जिन्हें दोस्तों हम ऑर्डिनरी बिजनेस मानते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट को कंसीडर करना, डिविडेंड को डिक्लेयर करना, रिटायर्ड डायरेक्टर की जगह नया डायरेक्टर लाना, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करना और उसकी रिम्यूनरेशन फिक्स करना। ये सारे ऑर्डिनरी बिजनेसेस होते हैं। इसके अंदर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना मैंडेटरी। इन बिजनेसेस के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर एजीएम में इन 4 बिजनेसेस के अलावा कोई और बिजनेस भी ट्रांजैक्ट हो रहा है तो वो ऑर्डिनरी नहीं, वो स्पेशल बिजनेस माना जाता है। प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के तो सारे ही बिजनेसेस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो दोस्तों वो स्पेशल बिजनेस माने जाते हैं। तो दोस्तों उसमें हमें अटैच करनी पड़ती है मैंडेटरी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, हमें अटैच करनी पड़ती है। अब क्या बोला है आगे? इन्होंने बोला है स्टेटमेंट सेटिंग आउट फॉलोइंग मटेरियल फैक्ट्स कंसर्निंग ईच आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस शॉल बी अनेक्स टू नोटिस। यानी जब आप जनरल मीटिंग का नोटिस भेज रहे हो तो स्पेशल बिजनेस से रिलेटेड आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें आप 2 बातें डिस्क्लोज करोगे। पहली क्या चीज डिस्क्लोज करोगे? नेचर ऑफ इंटरेस्ट। किसका नेचर ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है? कंपनी के सभी डायरेक्टर का, कंपनी के मैनेजर यानी मैनेजिंग डायरेक्टर का, कंपनी के सभी की मैनेजरियल पर्सोनल का और दोस्तों उनके रिलेटिव्स का इंटरेस्ट। किसमें? उस स्पेशल बिजनेस में, चाहे फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो चाहे कोई और इंटरेस्ट हो। प्लस अदर इंफॉर्मेशन और फैक्ट जो कि नेसेसरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, उस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग के लिए और डिसीजन लेने के लिए। अगर दोस्तों हमने डिस्क्लोजर नहीं दिया या डिस्क्लोजर दिया तो लेकिन इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर दिया जिसकी वजह से कोई बेनिफिट कंपनी के प्रमोटर, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के मैनेजर और कंपनी के केएमपी या उनके रिलेटिव को आता है, देन दे शोल होल्ड बेनिफिट। तो जो बेनिफिट उनको हुआ है वो उनके पास रहेगा तो, लेकिन वो उनका नहीं है, वो कंपनी के बिहाफ पर होल्ड कर रहे हैं और वो कंपनी कभी भी क्या कर सकती है? लीगली उनसे कंपनसेशन दोस्तों मांग सकती है। दोस्तों लीगली दोस्तों उनसे कंपनसेशन मांग सकती है। वेयर एनी आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस रिलेट टू और अफेक्ट टू अदर कंपनी। अगर कोई स्पेशल बिजनेस किसी और कंपनी के साथ हम कर रहे हैं, किसी और कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और उस कंपनी में हमारा प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर या केएमपी मिनिमम 2% की शेयर होल्डिंग लगता है तो दोस्तों फिर हमें यह चीज भी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, हमें यह चीज भी दोस्तों डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। बट अगर मिनिमम 2% है तो दोस्तों हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 103 जो बात करता है दोस्तों कोरम फॉर जनरल मीटिंग की। दोस्तों जनरल मीटिंग में मिनिमम कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए पर्सनली, मैं प्रॉक्सी की बात नहीं कर रहा हूं, पर्सनली कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए दोस्तों, पर्सनली कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए मेंबर्स, ताकि मीटिंग वैलिड हो सके, ताकि हम मीटिंग में ट्रांजैक्शंस कर सकें या बिजनेस डिसाइड कर सके। तो अनलेस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स फॉर अ लार्जर नंबर, जब तक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन लार्जर नंबर के लिए मेंशन नहीं करते हैं तब तक आपको 103 की लिमिट याद रखनी है। बट एओए में अगर लार्जर नंबर लिखा है, हायर नंबर लिखा है तो वो फॉलो कर लेना। जैसे अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो अगर दोस्तों पब्लिक कंपनी में अप टू 1000 मेंबर्स है, अप टू 1000 मेंबर्स है तो 5 लोग कोरम माने जाएंगे। अगर दोस्तों 1000 से ज्यादा है बट अप टू 5000 है तो 15 लोग, और अगर 5000 से ज्यादा है तो 30 लोग कोरम माना जाएगा। प्लस प्राइवेट कंपनी के केस में दोस्तों 2 मेंबर जो पर्सनली प्रेजेंट होंगे वो कोरम मानी जाएगी दोस्तों, वो कोरम मानी जाएगी। दोस्तों कोरम में ना मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट तो काउंट होते हैं लेकिन प्रॉक्सी काउंट नहीं होते हैं, लेकिन ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव काउंट होता है। मेंबर्स खुद आया तो काउंट होगा, प्रॉक्सी काउंट नहीं होगा।
ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव काउंट होगा। अब ये जो ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है ये किसका, या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, या तो गवर्नर ऑफ स्टेट का, या बॉडी कॉर्पोरेट का काउंट किया जाएगा। अगर कंपनी का मेंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नर ऑफ स्टेट है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उनका ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग में आता है, प्रॉक्सी नहीं, उनका ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग में आता है दोस्तों, और उसको हम काउंट करते हैं। अब ये जो कोरम है ना दोस्तों, ये प्रेजेंट रहनी चाहिए, सिर्फ स्टार्ट में नहीं बल्कि पूरी मीटिंग में प्रेजेंट रहनी चाहिए, थ्रू आउट दी मीटिंग। जब तक बिजनेस ट्रांजैक्ट हो रहे हैं तब तक कोरम प्रेजेंट होनी चाहिए। अब जब हमने मीटिंग बुलाई है, अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है आधे घंटे के अंदर, यानी जो अपॉइंटेड टाइम था मीटिंग का उसका 30 मिनट्स हम वेट करते हैं। अगर 30 मिनट्स में कोरम नहीं आती तो दोस्तों मीटिंग जो होती है, अगर वो रिक्वेस्ट वाली मीटिंग है तो वो तो कैंसल हो जाती है। लेकिन अगर वो दूसरी मीटिंग है, यानी रिक्वेस्ट वाली नहीं है, एजीएम है या ईजीएम है, तो दोस्तों वो एडजर्न्ड हो जाती है दोस्तों, वो एडजर्न्ड हो जाती है टू सेम डे इन नेक्स्ट वीक एट सेम टाइम एंड सेम प्लेस। टू सेम डे नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस पर। बट अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहें तो इसे डेट वगैरह टाइम प्लेस वगैरह को दोस्तों चेंज कर सकते हैं। या तो यहां पर हम क्या करेंगे, 3 दिन का नोटिस देंगे, या हम दोस्तों न्यूज़पेपर में पब्लिश करा देंगे, एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में पब्लिश करा देंगे। और दोस्तों अगर एडजर्न मीटिंग में कोरम प्रेजेंट नहीं है, अगर एडजर्न मीटिंग में कोरम प्रेजेंट नहीं है, तो जितने मेंबर प्रेजेंट हैं वही कोरम बन जाते हैं। बट मिनिमम एक इंसान तो आना चाहिए, मिनिमम 2 इंसान तो आने चाहिए, मिनिमम एक नहीं, मिनिमम 2 इंसान तो दोस्तों होने ही चाहिए उस मीटिंग के अंदर। मान लो कोरम था उस कंपनी के लिए 5 का कोरम था, बट एडजर्न मीटिंग में सिर्फ 3 लोग आए, लॉ कह रहा है इसको कोरम मान लो, चल दो, एडजर्न मीटिंग को आगे कंटिन्यू करो। लेकिन अगर सिर्फ एक ही बंदा है एडजर्न मीटिंग में भी, तो फिर एक बंदा क्या मीटिंग करेगा, तो वो नहीं चलेगी दोस्तों। अब कुछ नोट लिखे हुए हैं। पहला है दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ सिंगल मेंबर इज नॉट ट्रीटेड एज वैलिड कोरम इवन इफ मीटिंग इज एडजर्न्ड मीटिंग। अगर मीटिंग एडजर्न मीटिंग भी है तो भी। हाउएवर जनरल मीटिंग कॉल्ड बाय ट्राइब्यूनल मे कंटेन, लेकिन ट्राइब्यूनल का जो सेक्शन था दोस्तों जिसमें ट्राइब्यूनल मीटिंग बुला रहा था, उसमें वो ये कह सकता है कि 1% प्रेजेंट भी कोरम मान लिया जाएगा, सिर्फ उस केस में वो कह सकता है, बाकी किसी केस में भी 1% से मीटिंग नहीं मानी जाती है। अच्छा, अगर किसी मेंबर्स ने रिमोट ई वोटिंग का इस्तेमाल करके ऑलरेडी घर बैठे वोट डाल दिया था, बट वो फिर भी जनरल मीटिंग अटेंड करने आ जाता है, तो दोस्तों इसने वोट तो घर पे डाला था बट ये जनरल मीटिंग अटेंड करने आ गया, तो हम इसे कोरम के पर्पस के लिए काउंट करते हैं। हम इसे कोरम के पर्पस के लिए दोस्तों काउंट करते हैं, बिल्कुल काउंट दोस्तों इसे किया जाता है। बट ये दोबारा से वोट नहीं डाल सकता, क्योंकि एक बार इसने रिमोट ई वोटिंग में डाल दिया तो वो वोट दोस्तों वापस चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट का मतलब है वो मेंबर्स जो उस बिजनेस पे क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। मान लो 4 बिजनेसेस हैं, अगर आप 4 बिजनेसेस में से 3 में वोट कर रहे हो और एक में आप वोट करने के लिए इंटाइटल नहीं हो, तो जिस 3 में आप वोट करने के लिए इंटाइटल्ड हो उसमें आपको कोरम में काउंट किया जाएगा। बट जिस बिजनेस में आप वोट करने के लिए एलिजिबल नहीं हो उसमें दोस्तों आपको काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है चेयरमैन ऑफ मीटिंग, सेक्शन 104। अगर आर्टिकल्स में कुछ और मेंशन नहीं है, अगर आर्टिकल्स में कुछ और मेंशन नहीं है, तो जो मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट है उस मीटिंग में वो अपने में से किसी एक पर्सन को चेयरमैन अपॉइंट कर लेंगे उस मीटिंग के लिए। और ये नॉर्मली कौन से मेथड से होगा, शो ऑफ हैंड्स मेथड से दोस्तों अपॉइंट किया जाएगा। बट अगर पोल मेथड की डिमांड आ जाती है चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए, अगर पोल मेथड की डिमांड आ जाती है तो इस पोल को इमीडिएटली कंडक्ट किया जाएगा, और जब तक पोल मेथड का फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक वो चेयरमैन जिसे आपने शो ऑफ हैंड्स मेथड से चुना था वो दोस्तों चेयरमैन रहेगा, वो दोस्तों क्या रहेगा, चेयरमैन रहेगा।
ठीक है, कब तक चेयरमैन रहेगा? वो उस मीटिंग का तब तक चेयरमैन रहेगा जब तक पोल मेथड का नहीं आ जाता। और एक बारी दोस्तों पोल मेथड का डिसीजन आ गया तो जिस पर्सन को पोल मेथड से अपॉइंट किया गया है वो रिमेनिंग मीटिंग के लिए चेयरमैन का रोल निभाएगा। ठीक है, कुछ अदर पॉइंट चेयरमैन से रिलेटेड क्या बोला है? चेयरमैन वो पर्सन होता है जो मैनेज करता है मीटिंग को और ये इंश्योर करता है कि मीटिंग का डेकोरम दोस्तों मेंटेन रहे, मीटिंग का डेकोरम दोस्तों मेंटेन रहे। चेयरमैन के पास प्राइमा फेसी अथॉरिटी होती है उन सारे क्वेश्चंस को डिसाइड करने की जो टाइम टू टाइम मीटिंग में अराइज होते हैं। और अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पावर है तो, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पावर है तो चेयरमैन दोस्तों कास्टिंग वोट भी डाल सकता है बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग में। कास्टिंग वोट क्या होता है? जब बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग में इक्वल वोट डले होते हैं फेवर में और इक्वल वोट डले होते हैं अगेंस्ट में, तो दोस्तों उसमें दोस्तों उस वाले में हम एक एक्स्ट्रा वोट डाल सकते हैं फेवर में उस रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों प्रॉक्सीज, सेक्शन नंबर 105। ये कहता है अगर कोई पर्सन खुद जनरल मीटिंग अटेंड करने नहीं जाना चाहता कोई बात नहीं, वो अपनी जगह किसी और को अपॉइंट करके भेज सकता है वोटिंग करने के लिए। तो एनी मेंबर हु इज एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट हैज द राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी टू अटेंड मीटिंग एंड वोट ऑन हिज बिहाफ। यानी वो किसी प्रॉक्सी को भेज देगा मीटिंग को अटेंड करने और दोस्तों वोटिंग करने के लिए। प्रॉक्सी नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। प्रॉक्सी दोस्तों नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, कंपनी का मेंबर होने की दोस्तों उसे जरूरत नहीं है। However, except in सेक्शन 8 कंपनी, बट सेक्शन 8 कंपनी में आप सिर्फ उसी पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो जो उस कंपनी का मेंबर है। बाकी केस में आप किसी थर्ड पर्सन को भी प्रॉक्सी बना सकते हो। प्रॉक्सी के पास मीटिंग के अंदर राइट टू स्पीक नहीं होता है और शो ऑफ हैंड्स पर वो वोट नहीं डाल सकता है, लेकिन पोल पर वो वोट डाल सकता है। हाँ, अब ये जो प्रॉक्सी होता है ना दोस्तों, ये एक टाइम पर एक पर्सन जो है वो एक टाइम पर 50 मेंबर्स तक का प्रॉक्सी बनकर मीटिंग में जा सकता है। बट 50 मेंबर्स तो हैं, बट उन 50 मेंबर्स के पास टोटल शेयर कैपिटल का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उन 50 लोगों के पास, यानी दोनों कंडीशन है, 50 मेंबर्स की भी कंडीशन है, 50 मेंबर्स की भी कंडीशन है, प्लस टोटल शेयर कैपिटल की 10% वाली भी कंडीशन। लेकिन भाई इसका मतलब अगर कोई एक अकेला मेंबर है जिसके पास 30% होल्डिंग है तो उसके पास तो 10% से ज्यादा है, तो क्या वो प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता? लोग कहता है वो कर सकता है। अगर कोई पर्सन जिसके पास 10% से ज्यादा की होल्डिंग है वो भी प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, बट वो जिस पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा वो फिर किसी और मेंबर का उस मीटिंग में प्रॉक्सी बनकर नहीं आ सकता है। तो हाउएवर अ प्रॉक्सी कैन बी अपॉइंटेड फॉर सिंगल मेंबर हैविंग मोर देन 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। अब दोस्तों प्रॉक्सी को अपॉइंट करने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है MGT 11 नाम का, और यह मीटिंग के मिनिमम 48 घंटे पहले जमा कराना होता है। कितने घंटे पहले? जिस टाइम पर मीटिंग हो रही है उसके मिनिमम 48 आवर्स पहले जमा कराना होता है, तभी यह फॉर्म वैलिड माना जाता है। आर्टिकल्स में अगर लॉन्गर पीरियड लिखा है हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर आर्टिकल्स में लिखा है 60 घंटे, 70 घंटे, 80 घंटे, लॉ कह रहा है इग्नोर द लॉन्गर पीरियड मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स। अब 48 आवर्स को ट्रीट करो। 48 आवर्स से पहले आया तो वैलिड फॉर्म था, 48 आवर्स के बाद आया मतलब 48 आवर्स बचे ही नहीं थे मीटिंग में 48 आवर्स बचे ही नहीं थे, तब आया, इस पीरियड में आया, तो दोस्तों वो इनवैलिड प्रॉक्सी फॉर्म माना जाएगा, इनवैलिड प्रॉक्सी फॉर्म माना जाएगा। अब दोस्तों MGT 11 जिससे हम प्रॉक्सी को अपॉइंट करते हैं, आप उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो अगर उस फॉर्म ने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी कोई एक्स्ट्रा कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। लॉ की सारी कंडीशन को फुलफिल किया, पर दोस्तों एक्स्ट्रा कंडीशन जो एओए में लिखी थी वो फुलफिल नहीं हुई, तो लॉ कह रहा है कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों ये जो प्रॉक्सी फॉर्म होते हैं ना, जो कंपनी के पास जमा होते हैं, कोई भी मेंबर इन प्रॉक्सी फॉर्म्स को अगर चाहे तो दोस्तों इंस्पेक्शन यानी चेकिंग कर सकता है। लेकिन चेकिंग करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? मिनिमम 3 दिन पहले कंपनी को रिटर्न नोटिस देना पड़ता है कि मैं प्रॉक्सी फॉर्म्स को चेक करूंगा। और प्रॉक्सी फॉर्म चेक करने का पीरियड कब स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है? तो लॉ कहता है दोस्तों मीटिंग स्टार्ट होने के 24 घंटे पहले,
यानी यहां पर मीटिंग स्टार्ट हो रही है इसके 24 आवर्स पहले, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा, आप इंस्पेक्शन करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और मीटिंग यहां पर स्टार्ट हुई थी, यहां पर कंक्लूड हुई, तो जब तक मीटिंग कंक्लूड नहीं हो जाती दोस्तों, तब तक आप इसे कर सकते हो ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, ठीक है। और हर मीटिंग के नोटिस पे ये मेंशन कर देना कि भैया आपको प्रॉक्सी अपॉइंट करना अलाउड है, आपको प्रॉक्सी अपॉइंट करना दोस्तों अलाउड है। और अगर इसमें डिफॉल्ट हो गया तो 5,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। एंड दोस्तों, कंपनी मेंबर्स को लिस्ट नहीं भेज सकती है। कंपनी मेंबर्स को क्या नहीं लिस्ट भेज सकती है कि किस पर्सन को आपको प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहिए, ये नहीं कर सकती है। और अगर वो ऐसा करेगी तो 50,000 की पेनल्टी लग जाएगी। बट अगर मेंबर ने रिक्वेस्ट किया है राइटिंग में कि मुझे एक लिस्ट दे दो पर्सन की जिन्हें मैं प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता हूं, तो फिर दोस्तों वो दे सकती है, तो फिर दोस्तों दे सकती है। फिर आते हैं दोस्तों ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के दो सेक्शन, एक सेक्शन 112 और एक सेक्शन दोस्तों 113। सेक्शन 112 बात करता है उस ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ स्टेट ने अपॉइंट किया है। इसे कोरम में दोस्तों काउंट किया जाता है और ये ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एक तरह का मेंबर ही काउंट किया जाता है, एक तरह से मेंबर ही ट्रीट किया जाता है। और फिर आता है सेक्शन 113 जिसमें बॉडी कॉर्पोरेट, अगर वो कंपनी की मेंबर या कंपनी की क्रेडिटर है और मीटिंग हो रही है मेंबर्स की या क्रेडिटर्स की, तो वो अपनी जगह किसको भेज सकती है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके किसी ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को दोस्तों भेज सकती है। और ये ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव दोस्तों कोरम में जाएगा तो काउंट होगा, और ये चाहे तो प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकते हैं। यानी प्रॉक्सी कैन नॉट अपॉइंट अनदर प्रॉक्सी, बट ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कैन अपॉइंट दोस्तों अनदर प्रॉक्सी, दोस्तों अनदर प्रॉक्सी। सो अपॉइंटेड पर्सन शॉल एज्यूम टू बी अ मेंबर एंड ऑल्सो बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट प्रॉक्सी एज वेल। नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों रेजोल्यूशंस का। रेजोल्यूशंस मतलब जो डिसीजन लिए जाते हैं। तो यहां पर दो टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं जो सेक्शन 114 में बताए गए हैं। एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, तो कुछ डिसीजंस के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाता है। और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, कुछ डिसीजंस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन से काम चलता है। जैसे अगर कंपनी को डिविडेंड बांटना है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लेना पड़ता है मेंबर का, लेकिन अगर कंपनी को एमओए में चेंज करना है या एओए में चेंज करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है दोस्तों। और इसीलिए यहां पर सेक्शन 114 में मीनिंग बताया गया। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है जब वोट्स इन फेवर, चाहे वो कोई भी मेथड से डले हो, चाहे शो ऑफ हैंड से डले हो, पोल से डले हो, ई वोटिंग से डले हो, है ना, अगर वो ज्यादा हैं वोट अगेंस्ट के, अगर फेवर वाले वोट ज्यादा है अगेंस्ट के, तो हम उस रेजोल्यूशन को क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहते हैं। बट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वैलिड कब होता है दोस्तों, जब उस मीटिंग का नोटिस वैलिड होता है। अगर उस मीटिंग का नोटिस वैलिड है तो दोस्तों ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जब पास होगा तो वो वैलिड होगा। बट इनकेस अगर वोट इन फेवर और वोट अगेंस्ट इक्वल हो जाते हैं और आर्टिकल्स में मीटिंग के चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट की पावर है, तो वो कास्टिंग वोट के डाल के वोट्स इन फेवर को बढ़ा सकता है और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास करा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या होता है, वोट इन फेवर या तो इक्वल होंगे या ज्यादा होंगे, या तो इक्वल होंगे या तो ज्यादा होंगे। किसके इक्वल, किससे ज्यादा होंगे दोस्तों, 3 टाइम्स वोट अगेंस्ट के, 3 टाइम्स वोट अगेंस्ट के, या तो उसके इक्वल होंगे या तो उसके ज्यादा होंगे दोस्तों। 3 टाइम यानी जितने वोट अगेंस्ट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसे कंपेयर करो वोट्स इन फेवर के। अगर वो उसके इक्वल या उससे ज्यादा निकल जाते हैं, अगर फेवर वाले वोट इक्वल या उससे ज्यादा निकल जाते हैं, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है। स्पेशल रेजोल्यूशन में कास्टिंग वोट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। एंड स्पेशल रेजोल्यूशन वैलिड तब होता है जब मीटिंग का नोटिस वैलिड होता है एंड मीटिंग के नोटिस में क्लियरली मेंशन होता है कि इस डिसीजन के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराया जाएगा, इस डिसीजन के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराया जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों सेक्शन 111। जिनके पास हार्ड कॉपी बुक आई है संजीवनी बूटी नोट्स की, हो सकता है कि वो वाला प्रिंटिंग जो था वो इस वाले सेक्शन की रह गई है, कुछ बच्चों ने बताया था, तो आप इसको यहां से नोट डाउन कर लेना अगर आप संजीवनी बूटी नोट से पढ़ रहे हो। तो अगर आपके पास वो वाला आया है जिसमें वाला नोट जो है प्रिंट नहीं हुआ है, तो आप यहां से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो सेक्शन 111 ये कहता है दोस्तों कि नॉर्मली दोस्तों
जो मीटिंग का एजेंडा होता है, चाहे वो एजीएम हो चाहे ईजीएम हो, वो एजेंडा डिसाइड करते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में कौन सा रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। लेकिन सेक्शन 111 पावर देता है कंपनी के मेंबर्स को, अगर वो चाहे तो मीटिंग के एजेंडा में कोई नया रेजोल्यूशन ऐड करवा सकते हैं, या मीटिंग के एजेंडा में जो एग्जिस्टिंग रेजोल्यूशन है, जो एग्जिस्टिंग रेजोल्यूशन प्रपोज्ड है, उसमें कोई इंफॉर्मेशन ऐड करा सकते हैं। तो या तो नया रेजोल्यूशन ऐड करा दो या एग्जिस्टिंग रेजोल्यूशन में कोई इंफॉर्मेशन ऐड करा दो, लेकिन इसके लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है राइटिंग में। तो रिक्वेस्ट मस्ट बी मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय। रिक्वेस्ट कौन करेगा दोस्तों? राइटिंग में होनी चाहिए और साइंड होनी चाहिए। किससे? मेंबर्स होल्डिंग मिनिमम 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो, और मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो। रिक्विजिशन लेटर जो होगा उस पर सभी रिक्विजिशनिस्ट के साइन होंगे और ये रिक्वेस्ट लेटर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर जमा कराया जाएगा। दोस्तों अगर आप नया रेजोल्यूशन ऐड करवा रहे हो, ठीक है, तो मिनिमम 6 हफ्ते पहले, और अगर आप दोस्तों अदर केसेस हैं तो दोस्तों 2 हफ्ते पहले। तो दोस्तों 2 हफ्ते पहले आप करवा सकते हो उसको ऐड। रीजनेबल सम ऑफ मनी, हमें कंपनी के पास, रिक्विजिशनिस्ट को कंपनी के पास खर्चे के पैसे जमा कराने पड़ेंगे जो नए रेजोल्यूशन को प्रपोज करने के लिए आ रहा है। जब दोस्तों कंपनी के पास ये रिक्वेस्ट लेटर आता है तो कंपनी क्या करेगी? सभी मेंबर्स को नोटिस देगी इस नए रेजोल्यूशन का जो मीटिंग में दोस्तों पास होने वाला है। हाउएवर अगर दोस्तों वो जो रेजोल्यूशन में डिटेल्स ऐड करवाई जा रही हैं वो किसी पर्सन को क्या कर रही हैं? हार्म कर रही है, किसी को अब्यूज हो रहा है, तो दोस्तों कंपनी शॉल नॉट बी बाउंड टू सर्कुलेट एनी स्टेटमेंट। इफ कंपनी ने एप्लीकेशन फाइल करा है या किसी पर्सन ने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन फाइल किया है कि भैया यहां पर इन्होंने जानबूझ के इस तरह की स्टेटमेंट बोली गई है, और दोस्तों अगर इस सेक्शन में डिफॉल्ट होता है तो 25,000 रुपए की पेनल्टी लग जाती है कंपनी और कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर। नेक्स्ट आता है दोस्तों सेक्शन नंबर 115। सेक्शन नंबर 115 बात करता है स्पेशल नोटिस की। इस सेक्शन को नॉर्मली हम ऑडिट एंड ऑडिटर्स के सेक्शन के साथ पढ़ते हैं दोस्तों, ऑडिट एंड ऑडिटर सेक्शन के साथ पढ़ते हैं दोस्तों। तो ऑडिट एंड ऑडिटर्स का जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर जब हम पढ़ते हैं कि अगर हमें किसी रिटायरिंग ऑडिटर की जगह, जो ऑडिटर रिटायर हो रहा है उसकी जगह हम उसे रीअपॉइंट ना करके कोई नया ऑडिटर लाना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड होता है। तो सेक्शन 115 का प्रोसीजर वहां पर अप्लाई किया जाता है। तो सेक्शन 115 कहता है कि कुछ केसेस, कुछ रेजोल्यूशन ऐसे हैं जो कंपनी के डायरेक्टर्स एजेंडा में ऐड कर ही नहीं सकते, कंपनी के डायरेक्टर एजेंडा में ऐड नहीं कर सकते। वो एजेंडा में, मीटिंग के एजेंडा में सिर्फ और सिर्फ तब ऐड होंगे जब मेंबर्स रिक्वेस्ट करेंगे। किसको रिक्वेस्ट करेंगे? जब दोस्तों मेंबर्स रिक्वेस्ट करेंगे कंपनी को। कौन कौन से? तो स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग केसेस। केस नंबर 1, अगर आप रेजोल्यूशन पास करवाना चाहते हो ऑडिटर को अपॉइंट करने का, रिटायरिंग ऑडिटर को छोड़ के, यानी रिटायरिंग ऑडिटर की जगह अगर आप किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहते हो तो स्पेशल नोटिस लगेगा मेंबर्स की तरफ से। अगर आप एजीएम पर रेजोल्यूशन पास कराना चाहते हो कि हम रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करना चाहते, नए ऑडिटर की बात नहीं कर रहे, हम जो रिटायरिंग ऑडिटर है ना हम उसे वापस रीअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं, तो अगेन दोस्तों दिस इज स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड। बाकी जो 2 केस है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, मतलब ये तो हमें पता होना चाहिए कि यहां पर स्पेशल नोटिस लगता है, बट उनके प्रोविजंस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। पहला है, अगर हम डायरेक्टर का पीरियड खत्म होने से पहले किसी डायरेक्टर को रिमूव करना चाहते हैं, या अगर हम रिमूव्ड डायरेक्टर की जगह कोई नया डायरेक्टर लेकर आना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। ये तो वो 4 केसेस हो गए जो लॉ ने बताए हैं। अगर आप चाहो तो किसी एडिशनल मैटर को भी आर्टिकल्स में ऐड कर सकते हो स्पेशल नोटिस के लिए, आर्टिकल्स में ऐड कर सकते हो स्पेशल नोटिस के लिए। ये जो स्पेशल नोटिस होता है दोस्तों, या तो ये इंडिविजुअली साइन किया जाता है या तो ये कलेक्टिवली साइन किया जाता है। कितने मेंबर्स इनको साइन करेंगे? तो दोस्तों टोटल वोटिंग पावर का 1%, टोटल वोटिंग पावर का दोस्तों
1%, होल्डिंग नॉट लेस देन 1%, होल्डिंग नॉट यानी मिनिमम उनके पास 1% होना चाहिए या उनके पास 5 लाख रुपए का पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम होना चाहिए। अब ये जो नोटिस है दोस्तों मिनिमम 14 दिन पहले दिया जाएगा, मीटिंग के मिनिमम 14 दिन पहले दिया जाएगा, बट 3 महीने पहले नहीं, 3 महीने से ज्यादा पहले मत देना। यानी जिस दिन मीटिंग है उसके 14 दिन पहले देना पड़ेगा, बट 3 महीने से पहले मत दे देना। अब दोस्तों जब ये नोटिस कंपनी के पास पहुंचेगा, स्पेशल नोटिस, तो कंपनी क्या करेगी, अपने सभी मेंबर्स को ये नोटिस देगी, मिनिमम 7 दिन पहले बता देगी। और अगर प्रैक्टिकल नहीं है नोटिस देना 7 दिन वाला, तो दोस्तों न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया जाएगा। दोस्तों न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया जाएगा। और ये जो नोटिस न्यूज़पेपर में पब्लिश करा जाता है, ये भी मीटिंग के अंदर दोस्तों मिनिमम 7 दिन के अंदर पब्लिश कर दिया जाता है। यही बात है दोस्तों सेक्शन 115 की। नेक्स्ट आता है दोस्तों सेक्शन 116। ये बहुत ही क्लैरिफिकेटरी टाइप का सेक्शन है। ये कहता है अगर कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है एडजर्न्ड मीटिंग में, अगर कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है दोस्तों एडजर्न्ड मीटिंग में, तो हम ये मानेंगे कि वो उसी दिन पास हुआ है जिस दिन एक्चुअली में वोटिंग हुई थी। यानी आप उसे ओरिजिनल डेट ऑफ मीटिंग वाले दिन मत मानना, आप उसे एडजर्न डेट ऑफ मीटिंग, एक ओरिजिनल डेट ऑफ मीटिंग थी, एक एडजर्न डेट ऑफ मीटिंग थी। अगर कोई रेजोल्यूशन एडजर्न डेट ऑफ मीटिंग में पास हुआ है तो हम मानेंगे कि वो एडजर्न डेट ऑफ मीटिंग में ही पास हुआ है। तो वेयर अ रेजोल्यूशन इज पास्ड एट एन adjourned meeting of company, it is assumed that is passed on the date on which it was actually passed या actually made। सेक्शन नंबर 117 कहता है कि कंपनी तुम्हें आरओसी के पास MGT 14 फॉर्म में 30 दिन के अंदर कंपनी तुम्हें आरओसी के पास MGT 14 में 30 दिन के अंदर नीचे लिखे रेजोल्यूशंस की कॉपी, नीचे लिखे एग्रीमेंट्स की कॉपी आरओसी के पास क्या करनी पड़ेगी, जमा करानी पड़ेगी। कौन कौन सा, सारे के सारे स्पेशल रेजोल्यूशंस जमा करा देना, सारे रेजोल्यूशन जमा करा देना जिसे ऑल मेंबर्स ने एग्री करा है, बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी, कंपनी के एग्रीमेंट की कॉपी। बट कौन से बोर्ड रेजोल्यूशन, कौन सा कंपनी का एग्रीमेंट, जो रिलेट करता है मैनेजिंग डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से, मैनेजिंग डायरेक्टर के रीअपॉइंटमेंट से, वेरिएशन ऑफ द टर्म्स, चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन से, प्लस दोस्तों रेजोल्यूशंस और एग्रीमेंट जो भी एग्री करे गए हैं क्लास मेंबर्स ने, यानी जो क्लास मीटिंग्स होती है जैसे सेक्शन 48 में होती है उनसे, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप का रेजोल्यूशन या जो बोर्ड के रेजोल्यूशंस होते हैं वो दोस्तों, या कोई और रेजोल्यूशन जो प्रिस्क्राइब करा जाएगा वो, ये सारे के सारे हमें दोस्तों आरओसी के पास फाइल कराने पड़ते हैं। और अगर नहीं करेंगे तो कंपनी पर भी पेनल्टी लग जाएगी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर भी दोस्तों पेनल्टी लग जाएगी। कंपनी पर कितनी पेनल्टी लगेगी, 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, 100 रुपीज पर डे जो कि मैक्सिमम 2 लाख तक जाएगी। ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर 10,000 रुपीज पर डे जो कि 100 रुपीज पर डे जो कि मैक्सिमम 50,000 तक जाएगी। उसके बाद आता है दोस्तों पार्ट 6। ये मीटिंग नहीं है एक्चुअली में, इसका नाम है मिनट्स ऑफ मीटिंग्स। क्या नाम है दोस्तों इसका, मिनट्स ऑफ मीटिंग दोस्तों इसका नाम है। सबसे पहला सेक्शन जो इसमें आता है वो आता है सेक्शन 118। सेक्शन 118 कहता है कि हर कंपनी को प्रिपेयर करने पड़ते हैं, हर कंपनी को साइन करने पड़ते हैं मिनट बुक्स, और वो भी मीटिंग खत्म होने के 30 दिन के अंदर। कौन सी मीटिंग की बात हो रही है यहां पर, जनरल मीटिंग के मिनट्स की बात हो रही है, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स की बात हो रही है। बोर्ड की अगर कोई कमेटी है तो उसकी मीटिंग्स की, उसके मिनट्स की बात हो रही है, या अगर हमने कोई रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से पास करवाया तो उसे भी मिनट बुक में लिखा जाता है। ये जो मिनट्स होते हैं दोस्तों, ये फेयर एंड करेक्ट समरी मेंशन करते हैं उस मीटिंग की प्रोसीडिंग्स की। और ये जो अपॉइंटमेंट होती है, ये जो अपॉइंटमेंट होती है दोस्तों, मेड एट एनी मीटिंग्स, अरे हाँ, तो दोस्तों अपॉइंटमेंट जो होती है ना, जो भी उस मीटिंग के अंदर किसी भी पर्सन की अगर अपॉइंटमेंट हो रही है, चाहे ऑडिटर हो चाहे डायरेक्टर हो, वो आपको मिनट्स में क्लियरली मेंशन करनी पड़ती है, मिनट्स में क्लियरली मेंशन करनी पड़ती है। बोर्ड मीटिंग के केस में या बोर्ड की कमेटी के मीटिंग के केस में आपको मिनट्स में उस डायरेक्टर का नाम लिखना पड़ेगा जो वहां पर प्रेजेंट थे।
सभी डायरेक्टर जो उस मीटिंग में प्रेजेंट थे, प्लस अगर कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है तो जिन डायरेक्टर ने उस रेजोल्यूशन को ना कहा है उनका भी नाम दोस्तों लिखना पड़ेगा। अब बिलो मेंशन्ड मेथड को यानी मैटर्स को, जो बिलो मेंशन्ड नीचे लिखे मैटर्स है ना, उसे मीटिंग के मिनट्स में इंक्लूड करना है या नहीं करना है वो चेयरमैन डिसाइड करेगा। कौन कौन से मैटर है? अगर कोई मैटर डिफेम कर रहा है किसी पर्सन को, अगर कोई मैटर इररेलेवेंट या इमैटेरियल है, या अगर कोई मैटर दोस्तों डेट्रीमेंट है, अगेंस्ट है कंपनी के इंटरेस्ट, और इस मैटर को इंक्लूड करना है या नहीं करना, यह पावर चेयरमैन की एब्सोल्यूट पावर है। इसमें उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है दोस्तों कि वो ऊपर के ग्राउंड्स पर किसी मैटर को इंक्लूड करना चाहता है या नहीं करना चाहता। और ये जो मिनट्स होते हैं ये प्राइमा फेसी एविडेंस माने जाते हैं कि जो जो मीटिंग मिनट्स में लिखा हुआ है वो एक्चुअली में दोस्तों मीटिंग के अंदर हुआ था। इफ एनी डिफॉल्ट इज कमिटेड अंडर दिस सेक्शन, तो दोस्तों कंपनी पर 25,000 और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर 5,000 रुपए लगते हैं। बट ये तो सिर्फ डिफॉल्ट की बात होगी। बट अगर आप टेम्परिंग करोगे, छेड़छाड़ करोगे, अनऑथोराइज छेड़छाड़ करोगे मिनट्स ऑफ मीटिंग से, तो दोस्तों जेल हो सकती है कितने साल की? 2 साल तक की दोस्तों जेल हो सकती है, और फाइन हो सकता है दोस्तों 25,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक का। और जब भी मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाए जाएंगे तो आपको सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड फॉलो करके, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड फॉलो करके क्या बनाने पड़ेंगे? मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाने पड़ेंगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब कुछ डिटेल्स बताइए जनरल मीटिंग के बारे में और बोर्ड कमेटी मीटिंग के बारे में। सबसे पहले इन्हें रखा कहां जाता है? तो जनरल मीटिंग के जो मिनट्स होते हैं उसको रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखा जाता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कमेटी के जो मिनट्स होते हैं दोस्तों उसे रजिस्टर्ड ऑफिस पर रख सकते हो, या किसी और प्लेस पर भी रख सकते हो जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। प्रिजर्व, इसको संभाल कर रखना। कितने साल तक संभाल कर? दोनों को ही परमानेंटली संभाल कर रखा जाता है। किसकी कस्टडी में रहते हैं दोस्तों? ये किसकी कस्टडी में रहते हैं? कंपनी सेक्रेटरी की या डायरेक्टर की, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ड्यूली ऑथोराइज किया है। और सेम यहां पर भी दोस्तों वही पॉइंट है। अब सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है कि साइन कौन कर रहा है दोस्तों। साइन में यहां पर जनरल मीटिंग की मिनट्स जो होते हैं वो अलग पर्सन साइन करता है, और पोस्टल बैलेट के जो होते हैं वो अलग करता है। दोनों लिखे सेम बुक में जाते हैं। जनरल मीटिंग और पोस्टल बैलेट्स के मिनट सेम बुक में लिखे जाते हैं, बट जो सिग्नेचर है, करने की अथॉरिटी है, वो अलग है। जनरल मीटिंग में कौन है साइन करता है? उस मीटिंग का चेयरमैन साइन करता है। उस मीटिंग का चेयरमैन 30 दिन के अंदर साइन करता है। अगर उसकी डेथ हो जाती है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, या अगर वो अनेबल है साइन करने के लिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी डायरेक्टर को अथॉरिटी देंगे और वो साइन कर देगा। उसके बाद आता है दोस्तों पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट में क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन, मीटिंग का नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन दोस्तों 30 दिन में करेगा, और अगर उसकी डेथ हो जाती है या इनएबिलिटी हो जाती है तो दोस्तों अगेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ड्यूली ऑथोराइज कर देंगे। तो मेन फर्क जो है वो चेयरमैन पर आया। एक जगह मीटिंग के चेयरमैन की बात हुई है और एक जगह बोर्ड के चेयरमैन की बात हुई है। फिर आते हैं दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मिनट्स जो है, या कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटी के जो मिनट्स हैं उस पर कौन साइन करेगा? तो सेम मीटिंग का चेयरमैन करेगा। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन, सेम मीटिंग का चेयरमैन या नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन, सेम मीटिंग का चेयरमैन या नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन दोस्तों साइन करने वाला है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 119 जो बात करता है इंस्पेक्शन की ऑफ मिनट बुक्स ऑफ जनरल मीटिंग। किसकी बात करता है दोस्तों? इंस्पेक्शन की ऑफ मिनट बुक्स ऑफ जनरल मीटिंग की। यह बोलता है कि देखिए जो जनरल मीटिंग के मिनट्स आपने बनाए हैं ना, जो मिनट बुक बनाई हुई है, कंपनी उसे अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखती तो है, बट वो इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होती है। यानी कंपनी का कोई भी मेंबर बिजनेस आवर्स में मिनिमम 2 घंटे ओपन रहता है, विदाउट एनी चार्ज पे किए दोस्तों इंस्पेक्ट कर सकते हैं। यानी इंस्पेक्शन तो फ्री में हो जाता है, बट अगर आप मिनट्स की कॉपी लेना चाहते हो तो मैक्सिमम 10 रुपए पर पेज की फीस आपको देनी पड़ती है, और ये 7 वर्किंग डेज में कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है दोस्तों। बट अगर आप सॉफ्ट कॉपी मांग रहे हो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के जनरल मीटिंग के मिनट्स की, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी सॉफ्ट कॉपी। वहां पर फिर 10 रुपए पर पेज चार्ज नहीं किया जाएगा।
एंड अगर इंस्पेक्शन रिफ्यूज हो जाती है, अगर कंपनी, आपने रिक्वेस्ट करी बट कंपनी ने इंस्पेक्शन रिफ्यूज कर दिया, या आपने मिनट्स की कॉपी की रिक्वेस्ट करी बट दोस्तों कॉपी उसने रिफ्यूज कर दी, तो कंपनी पर दोस्तों 25,000 रुपए और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर दोस्तों 5,000 रुपए की पेनल्टी लगती है। और प्लस आप ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन कर सकते हो, तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा, इमीडिएट इंस्पेक्शन या इमीडिएट कॉपी प्रोवाइड करने को बोल देगा दोस्तों, बोल देगा। चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों सेक्शन 120, जो बात करता है मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यानी अगर आप चाहो तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स को ना आप फिजिकल फॉर्म में ना रखकर, ये रजिस्टर वगैरह जो है, ये जो मिनट्स वगैरह है, ये आप इलेक्ट्रॉनिकली भी रख सकते हो। कंपनी से इलेक्ट्रॉनिकली भी रख सकती है, कंपनी से इलेक्ट्रॉनिकली इंस्पेक्ट भी करा सकती है, और कॉपीज भी दोस्तों प्रोवाइड कर सकती है इलेक्ट्रॉनिकली ही। सभी लिस्टेड कंपनियों को, या जिन कंपनियों में मिनिमम 1000 शेयर होल्डर या 1000 डिबेंचर होल्डर हैं, करेक्ट, तो वो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकती हैं। पहले ये मैंडेटरी हुआ करता था, अब ये भी ऑप्शनल कर दिया है दोस्तों। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएस, या कोई और डायरेक्टर या ऑफिसर जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो रहेगा दोस्तों। और यहां पर भी जो कॉपी मिलेगी दोस्तों वो 10 रुपए पेज पर दोस्तों मिल जाएगी। नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों पार्ट 7, दैट इज मेथड ऑफ वोटिंग्स। तो वोट डालने के कई अलग अलग मेथड्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्शन 106 की। क्या कंपनी किसी शेयर होल्डर या कंपनी किसी मेंबर्स के वोटिंग राइट पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है क्या? तो लॉ कहता है अगर कंपनी के आर्टिकल्स में मेंशन है तो, अगर कंपनी के आर्टिकल्स में मेंशन है तो, ठीक है, मेंबर वोट नहीं डाल पाएगा। कब वोट नहीं डाल पाएगा? अगर उसने कॉल मनी या कोई अदर सम अनपेड रखा है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है, या अगर कंपनी ने शेयर्स पर लीन एक्सरसाइज कर रखी है। इन दोनों केसेस में ही आर्टिकल्स में मेंशन है, आर्टिकल्स में मेंशन है, तो दोस्तों मेंबर वोटिंग राइट नहीं डाल पाएगा, एक्सेप्ट एज स्पेसिफाइड अबव। अगर ऊपर के दोनों ग्राउंड्स छोड़ दूं तो दोस्तों कंपनी मेंबर को नहीं रोक सकती है वोटिंग डालने से ऑन एनी अदर ग्राउंड, ऑन एनी अदर रीजन। एंड जब भी दोस्तों पोल पर वोटिंग होगी, पोल वाले मेथड से वोटिंग होगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेंबर अपने सारे के सारे वोट्स सेम तरीके से यूज करे। ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि मेंबर्स अपने सारे के सारे वोट्स सेम तरीके से दोस्तों यूज करे। वो कुछ वोट्स अपने फेवर में डाल सकता है, कुछ वोट्स दोस्तों अगेंस्ट में भी डाल सकता है। एंड एक नोट दिया हुआ है, जब भी ज्वाइंट शेयर होल्डर होते हैं ना दोस्तों, तो ज्वाइंट शेयर होल्डर्स जो हैं कंकर इन राइटिंग, यानी उनका डिसीजन नॉर्मली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट अगर उनका डिसीजन सेम नहीं है तो वोटिंग डिसाइड होती है सीनियरिटी के बेसिस पर। यहां पर सीनियरिटी का मतलब एज नहीं होता, यहां पर सीनियरिटी का मतलब होता है ऑर्डर इन विच देयर नेम इज अपीयरिंग इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। यानी किस ऑर्डर में जिसका नाम पहले लिखा है उसकी बात सुनी जाएगी। अगर वो मीटिंग में नहीं आया तो दूसरा नाम जिसका लिखा है उसकी बात सुनी जाएगी। इस तरीके से दोस्तों बताया गया। फिर पहला मेथड आता है सेक्शन नंबर 107, जो बात करता है दोस्तों वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स की, यानी हाथ दिखाकर। अनलेस पोल इज डिमांडेड, अगर पोल डिमांड नहीं हुआ है तो जो वोटिंग है दोस्तों शॉल बी डन बाय शो ऑफ हैंड्स इन दी फर्स्ट इंसान। क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है तो दोस्तों अगर पोल की डिमांड नहीं आती तो नॉर्मली सारे डिसीजन जो होते हैं वो मीटिंग में शो ऑफ हैंड मेथड से लिए जाते हैं, बिकॉज फटाफट हो जाता है। बट यहां पर एक ड्रॉबैक होता है, यहां पर 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट होता है, ना कि 1 शेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम आता है। तो डिक्लेरेशन बाय चेयरमैन ऑफ मीटिंग ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन, डिक्लेरेशन बाय चेयरमैन ऑफ मीटिंग ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन और अदरवाइज बाय शो ऑफ हैंड्स
एंड एंट्री टू दैट अफेक्ट इन मिनट बुक, यानी वो बोल रहे हैं अगर आपने मीटिंग की मिनट बुक में लिखा है कि कोई डिसीजन शो ऑफ हैंड से लिया गया है तो वो दोस्तों कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा। क्या इंसॉल्वेंट शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में वोट कर सकता है? लॉ कहता है यस, कर सकता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 108, जो कि आज की तारीख में बहुत ज्यादा पॉपुलर मेथड है दोस्तों, दैट इज वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस। किसके थ्रू वोटिंग की बात हो रही है? ई वोटिंग भी बोला जाता है दोस्तों इसे। ये सभी कंपनियों को देने की जरूरत नहीं होती है। ई वोटिंग जो होती है वो मैंडेटरी कौन सी कंपनी को, क्योंकि इसमें खर्चा लगता है ना, तो वो कंपनी जिसके इक्विटी शेयर्स, मैं प्रेफरेंस की बात नहीं कर रहा, मैं डिबेंचर्स की बात नहीं कर रहा, वो कंपनी जिसके इक्विटी शेयर लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर, उसे मैंडेटरी है। या अगर किसी कंपनी के 1000 मेंबर से हैं या 1000 मेंबर से ज्यादा है उसको मैंडेटरी है, बट निधि कंपनी को कभी भी ई वोटिंग देना मैंडेटरी नहीं होगा। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के केस में दोस्तों ई वोटिंग जो है मैंडेटरी नहीं होगी। अब आता है प्रोसीजर फॉर ई वोटिंग फैसिलिटी। ई वोटिंग फैसिलिटी कैसे दी जाती है? तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं एक या एक से ज्यादा स्क्रूटिनाइजर को, जो कि नॉर्मली या तो सीएस इन प्रैक्टिस होता है या सीए इन प्रैक्टिस या कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस या एडवोकेट या कोई, और वो पर्सन दोस्तों कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। ये जो स्क्रूटिनाइजर होता है ना, ये जो स्क्रूटिनाइजर दोस्तों होता है, शॉल गिव हिज रिटर्न कंसेंट। वो क्या देता है दोस्तों? रिटर्न कंसेंट देता है अपनी कि वो स्क्रूटिनाइजर बनने के लिए रेडी है। उसके बाद दोस्तों क्लियर डेज का, क्लियर 21 दिन का नोटिस दिया जाता है सभी मेंबर्स, डायरेक्टर और ऑडिटर को। ये जो नोटिस होता है दोस्तों, ये कंपनी की वेबसाइट और एजेंसी की वेबसाइट पर भी अपलोड होता है। ये एडवर्टाइजमेंट भी दिया जाता है एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में। और दोस्तों यहां पर रिमोट ई वोटिंग यानी घर पर बैठे ई वोटिंग करने की भी फैसिलिटी दी जाती है, जो कि मिनिमम 3 दिन के लिए ओपन रहती है, 3 दिन से ज्यादा के लिए भी दोस्तों ओपन रह सकती है। और अगर कोई मेंबर घर बैठे रिमोट ई वोटिंग से वोट डाल देता है तो वो फ्यूचर में अपना वोट चेंज नहीं कर सकता। हां, वो मीटिंग अटेंड कर सकता है बट ही कैन नॉट चेंज हिज वोट सब्सिक्वेंटली। उसके बाद दोस्तों जो रिमोट ई वोटिंग होती है ना, वो जनरल मीटिंग जिस दिन है उसके एक दिन पहले शाम को 5 बजे उस फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाता है। इमीडिएटली 5 बजे दोस्तों ब्लॉक हो जाती है, उसके बाद ई वोटिंग नहीं डलती है। स्टेप 5, टू इंश्योर दैट दीज मेंबर्स डू नॉट वोट अगेन इन जनरल मीटिंग, कि भाई जनरल मीटिंग में ये लोग जो घर से वोट डाल चुके हैं दोबारा वोट ना करें। हम क्या करते हैं, इन लोगों की डिटेल्स स्क्रूटिनाइजर को प्रोवाइड कर देते हैं। तो स्क्रूटिनाइजर को यह तो पता होता है कि इन्होंने रिमोट ई वोटिंग से वोट डाला है, लेकिन उसे तब यह नहीं पता होता कि फेवर में डाला है या अगेंस्ट में, वो बाद में पता चलता है। उसके बाद स्क्रूटिनाइजर क्या करता है दोस्तों, जनरल मीटिंग में घर से वोटिंग होनी थी, हो गई, अब जनरल मीटिंग में वोटिंग होगी। अब जनरल मीटिंग में जो वोटिंग होती है या तो पोलिंग पेपर मेथड से वोटिंग कराई जाती है या इलेक्ट्रॉनिक मेथड से ही वहां पर बिठाकर करवा ली जाती है। और जब जनरल मीटिंग दोस्तों कंक्लूड हो जाती है, जब जनरल मीटिंग में वोटिंग खत्म हो जाती है, तो स्क्रूटिनाइजर इमीडिएटली क्या करेगा, जितने भी मीटिंग पर वोट डले थे वो वोट्स की काउंटिंग करी जाएगी। उसके बाद जो रिमोट ई वोटिंग की फैसिलिटी वाले वोट्स थे उनको अनब्लॉक किया जाएगा मिनिमम 2 विटनेस की प्रेजेंट में, और ये दोनों विटनेस कंपनी के एम्प्लॉइज नहीं होने चाहिए। और दोस्तों फिर टोटल काउंटिंग होगी। फिर स्क्रूटिनाइजर एक रजिस्टर बनाएगा, या तो फिजिकल रजिस्टर या इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर, और उसको अपने पास संभाल के रखेगा जब तक चेयरमैन अप्रूव नहीं कर देता या मिनट्स को साइन नहीं कर देता। अब स्क्रूटिनाइजर क्या करेगा, सब काउंटिंग होगी, रजिस्टर में सारी एंट्री हो गई। अब वो एक कंसोलिडेट रिपोर्ट बनाता है जो कि वो जमा करता है चेयरमैन के पास या किसी ऐसे पर्सन के पास जिसे चेयरमैन ने ऑथराइज किया है राइटिंग में। और दोस्तों ये मीटिंग कंक्लूड होने के 3 दिन के अंदर अंदर जमा करा दी जाती है चेयरमैन के पास। अब चेयरमैन या ऑथराइज्ड पर्सन के पास वो रिपोर्ट आती है, वो उस रिपोर्ट पर क्या करते हैं दोस्तों, काउंटर साइन करते हैं, और काउंटर साइन करने के बाद रिजल्ट्स को इमीडिएटली डिक्लेयर कर दिया जाता है। वंस दोस्तों रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं तो उसे कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है और एजेंसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। फिर दोस्तों मिनट्स प्रिपेयर करे जाएंगे उस मीटिंग के, चेयरमैन उसे साइन करेगा, और स्क्रूटिनाइजर जो रजिस्टर वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो चेयरमैन को क्या कर देगा दोस्तों, हैंड ओवर कर देगा दोस्तों, हैंड ओवर कर देगा। और अगर हम कोई रेजोल्यूशन ई वोटिंग से कराना चाहते हैं तो वो दोस्तों फिर विड्रॉ
नहीं हो सकता है, फिर दोस्तों वो विड्रॉ नहीं हो सकता है। फिर कुछ एडिशनल बातें बताई हैं, जैसे कि जो जिसमें ई वोटिंग की फैसिलिटी मिलती है, उस मीटिंग के नोटिस में कुछ एक्स्ट्रा बातें बतानी पड़ती हैं। अगर कोई कंपनी ई वोटिंग की फैसिलिटी दे रही है तो दोस्तों वहां पर नोटिस में क्या बतानी पड़ती है, कुछ ज्यादा बातें बतानी पड़ती हैं। किसमें? नोटिस में, कि कंपनी जो है ई वोटिंग की फैसिलिटी दे रही है, ये बात लिखो। ई वोटिंग का क्या प्रोसेस होने वाला है, ये भी नोटिस में लिखो। कब से कब तक दोस्तों रिमोट ई वोटिंग स्टार्ट होगी, कब खत्म होगी, ये लिखो। लॉगिन आईडी डिटेल्स दे दो, पासवर्ड कैसे जनरेट होगा वो उसका प्रोसीजर बता दो, और न्यूज़पेपर वगैरह में भी दोस्तों क्या करा दी जाएगी, पब्लिकेशन दोस्तों करा दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों सेक्शन नंबर 109, जो बात करता है दोस्तों पोल की। पोल कब होता है, कब हम वोटिंग पोल से करते हैं? अगर शो ऑफ हैंड्स का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, या शो का ऑफ हैंड्स का रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ है, तो चेयरमैन खुद से पोल ऑर्डर कर सकता है, या रिक्वेस्ट आने पर पोल ऑर्डर कर सकता है। बट रिक्वेस्ट कौन करेगा? मेंबर्स प्लस प्रॉक्सी मिलकर। यहां पर कोरम में प्रॉक्सी काउंट नहीं होते, बट दोस्तों पोल की रिक्वेस्ट में मेंबर्स भी काउंट होते हैं और प्रॉक्सी भी काउंट होते हैं। तो अगर आपकी कंपनी शेयर कैपिटल वाली है, तो मेंबर या उनका प्रॉक्सी जिनके पास मिनिमम 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर है, या 5 लाख रुपए की पेड अप शेयर कैपिटल है, ठीक है, और बाकी कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है तो उसमें सिर्फ टोटल वोटिंग पावर का 1/10 दोस्तों देखा जाएगा। अब ये जो पोल की डिमांड है, ये कभी भी वापस विड्रॉ भी करी जा सकती है। जैसे हम पोल की डिमांड करते हैं वैसे इसको विड्रॉ भी किया जा सकता है। अगर पोल की डिमांड आई है मीटिंग को एडजर्न करने के लिए, या चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए, मीटिंग के चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए, तो वो पोल इमीडिएटली कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन अगर पोल की डिमांड आई है किसी और मैटर पर, तो दोस्तों उसे कंडक्ट कराने के लिए 48 आवर्स का टाइम मिलता है। यानी जब उसकी डिमांड आई तब के 48 आवर्स के अंदर दोस्तों वो कराया जाता है। और वेयर पोल इज टू बी टेकन, अगर दोस्तों पोल लेना पड़ रहा है तो चेयरमैन यहां पर भी एक स्क्रूटिनाइजर को अपॉइंट करता है, ताकि वो पूरी पोलिंग प्रोसेस और उसके वोट्स को स्क्रूटिनाइज करे। ठीक है। एंड चेयरमैन ऑफ मीटिंग के पास पावर होती है रेगुलेट करने की कि किस तरीके से पोल कंडक्ट कराया जाएगा। और जो भी पोल का रिजल्ट आता है वो थोड़ा सा लेट आता है, जिस दिन मीटिंग थी उसके लेट आता है। तो वो कह रहे हैं लेकिन हम ये मानेंगे कि ये डिसीजन कब लिया गया है, मीटिंग में ही लिया गया है दोस्तों, ये डिसीजन मीटिंग में ही लिया गया है। फिर रूल 21 आता है कि पोल प्रोसेस कैसा, पोलिंग प्रोसेस कैसी होगी। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, पोलिंग मेथड में ना जो मीटिंग का चेयरमैन होता है वो कुछ चीजों को इंश्योर करता है। पहला कि स्क्रूटिनाइजर के पास जिसे हमने अपॉइंट किया है उसको रजिस्टर ऑफ मेंबर मिल चुका है, मेंबर्स के स्पेसिमेन सिग्नेचर मिल चुके हैं, उनका अटेंडेंस रजिस्टर मिल चुका है, और प्रॉक्सी रजिस्टर मिल चुका है, प्लस ऑल डॉक्यूमेंट्स जो सेक्शन 105, 112, 113 यानी प्रॉक्सी और ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के जो फॉर्म्स थे वो भी दोस्तों उसको मिल चुके हैं। अब स्क्रूटिनाइजर क्या करेगा, पॉलिंग पेपर लेकर आएगा, दैट इज MGT 12 फॉर्म लेकर आएगा, और इसे मेंबर्स में बांट देगा। और प्रॉक्सी, क्योंकि प्रॉक्सी भी वोट करते हैं तो मेंबर्स, प्रॉक्सी, इवन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव भी मेंबर में काउंट होते हैं, तो सबको बांट दिया जाएगा। अगर ज्वाइंट शेयर होल्डर है तो पोलिंग पेपर उस पर्सन को पकड़ाया जाएगा जिसका नाम पहले रजिस्टर में लिखा हुआ है। स्क्रूटिनाइजर क्या करेगा दोस्तों, पोलिंग पेपर के जो रिकॉर्ड है वो इनिशियल करके अपने पास संभाल के रखेगा। और स्क्रूटिनाइजर क्या करता है, खाली बक्से को लॉक करता है, सील करता है सभी मेंबर्स और प्रॉक्सी के सामने, ताकि उस खाली बक्से में लोग अपने वोट डालने के बाद पोलिंग पेपर जमा करा सके। अगर प्रॉक्सी वैलिड है या नहीं इसके रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, किसको कंफ्यूजन है, स्क्रूटिनाइजर को, तो वो चेयरमैन से बात करके दोस्तों इसकी वैलिडिटी डिसाइड कर सकता है। वो ये भी इंश्योर करता है कि अगर कोई मेंबर पर्सन में वोट किया है और उसके प्रॉक्सी ने भी वोट किया है, तो जो प्रॉक्सी वाला वोट था उसको इग्नोर कर दिया जाए और सिर्फ मेंबर वाले वोट को दोस्तों काउंट किया जाए। स्क्रूटिनाइजर शॉल काउंट वोट कास्ट ऑन पोल, फिर काउंटिंग करी जाती है, फिर एक रिपोर्ट बनाई जाती है चेयरमैन के लिए, रिपोर्ट बनती है MGT 13 फॉर्म में, उसे स्क्रूटिनाइजर साइन करता है और 7 दिन के अंदर सबमिट कर देता है। चेयरमैन उसे काउंटर साइन करता है और दोस्तों फिर वहां पर डिटेल जो है दोस्तों बता दी जाती है। ठीक है। और इस रिपोर्ट के अंदर कितने फेवर में डले, कितने अगेंस्ट में डले, वो सारी बातें होती हैं। और चेयरमैन दोस्तों रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है। क्या डिक्लेयर कर देता है दोस्तों,
रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, अब रिजल्ट वो खुद भी डिक्लेयर कर सकता है या किसी और पर्सन को राइटिंग में ऑथोराइज करके उससे भी डिक्लेयर करवा सकता है। लास्ट मेथड आता है दोस्तों पीबी, दैट इज पोस्टल बैलेट मेथड। पोस्टल बैलेट मेथड पहले सिर्फ पोस्ट से हुआ करता था, बट अब इलेक्ट्रॉनिकली भी करना अलाउ कर दिया गया है। सो पोस्टल बैलेट का मतलब होता है वोटिंग बाय पोस्ट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड यानी इलेक्ट्रॉनिकली भी अब ये पोस्टल बैलेट किया जा सकता है। मतलब अब मीटिंग बिना बुलाए भी, देखो ई वोटिंग में मीटिंग भी होती है और घर से भी वोटिंग होती है, बट पोस्टल बैलेट में मीटिंग की जरूरत नहीं है, घर से ही वोटिंग हो जाती है, बस बात खत्म हो जाती है। अब आप वो चिट्ठी भेज के करवाना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिकली करवाना चाहते हो, वो कंपनी की मर्जी है। फॉलोइंग आइटम्स ऑफ डिसीजन शॉल बी ट्रांजेक्टेड ओनली बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट। कह रहे नीचे लिखे जो डिसीजन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पोस्टल बैलेट मेथड से लिए जाएंगे, क्योंकि पोस्टल बैलेट मेथड में क्या होता है, पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है। तो दैट इज एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना, एओए में प्राइवेट कंपनी की 3 कंडीशन को डालना या हटाना, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस को सिटी की लोकल लिमिट्स के बाहर ले जाना, ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना अगर प्रोस्पेक्टस का अनयूटिलाइज्ड मनी पड़ा है तो, डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स को इशू करना, शेयर्स के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के राइट्स को चेंज करना, शेयर्स को बायबैक करना, स्मॉल डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर भी आप कह सकते हो, स्मॉल डायरेक्टर की बात हम यहां कर रहे हैं, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, उसको इलेक्ट करना, होल सब्सटेंशियली होल अंडरटेकिंग ऑफ कंपनी यानी कंपनी की पूरी अंडरटेकिंग या पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग को बेच देना, लोन वगैरह देना लिमिट से ज्यादा। तो दोस्तों इन सभी के लिए क्या लगेगा, पोस्टल बैलेट लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी कंपनी 1% कंपनी है या कोई और कंपनी है, पब्लिक या प्राइवेट है, जिसमें मैक्सिमम 200 मेंबर्स हैं, आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस थ्रू पोस्टल बैलेट, तो उन्हें दोस्तों पोस्टल बैलेट के थ्रू बिजनेस कंडक्ट नहीं करना मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट आता है, अगर दोस्तों कोई रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से पास हो जाता है तो हम ये मान लेंगे, ये हमारा डीमिंग एजम्पशन है कि वो जनरल मीटिंग में पास हुआ, जबकि एक्चुअली में कोई जनरल मीटिंग हुई नहीं थी। फिर इन्होंने पोस्टल बैलेट का भी दोस्तों प्रोसीजर बताया कि क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे एक स्क्रूटिनाइजर को, ठीक है, वो स्क्रूटिनाइजर अपनी रिटर्न कंसेंट देगा, फिर हम नोटिस भेजेंगे, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेजेंगे और पोस्टल बैलेट फॉर्म भेजेंगे, ठीक है, और उसके साथ अटैच करेंगे प्री पोस्टेज रिप्लाई वाला फॉर्म जो कि एड्रेस्ड होगा स्क्रूटिनाइजर के, और ये सभी मेंबर्स को भेजा जाएगा। 30 दिन का दोस्तों वेट किया जाएगा, 30 दिन के अंदर जितने रिप्लाई आएंगे वो वैलिड होंगे और जो 30 दिन के बाद आएंगे वो इनवैलिड माने जाएंगे। अब साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट भी देना पड़ेगा इंग्लिश और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में, कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड भी करना पड़ेगा। पोस्टल बैलेट जो मेंबर्स में आएंगे दोस्तों, मेंबर्स आएंगे, स्क्रूटिनाइजर उसको सेफ कस्टडी में रखेगा और इन पोस्टल बैलेट को ना तो डिस्ट्रॉय किया जाएगा ना ही डिफेस किया जाएगा। स्क्रूटिनाइजर दोस्तों अपनी रिपोर्ट बनाएगा, 7 दिन के अंदर जमा करा देगा। दोस्तों स्क्रूटिनाइजर एक रजिस्टर बनाएगा और रजिस्टर के अंदर कितने लोगों ने हाँ बोला, कितने लोगों ने ना बोला, कितने लोगों के दोस्तों जो पोस्टल बैलेट फॉर्म थे वो इनवैलिड थे, वो सारी बातें दोस्तों मेंशन कर देगा। और फिर दोस्तों फाइनली कंपनी की वेबसाइट पर पोस्टल बैलेट का जो रिजल्ट है दोस्तों डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर न्यूज़पेपर का कुछ कंटेंट दिया हुआ है। फिर आता है दोस्तों लास्ट सेक्शन जो यहां पर लिखा नहीं है, मैं ऐड कर रहा हूं, आप लोग भी ऐड कर लेना। सेक्शन है दोस्तों सेक्शन 122, दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर टू 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी को ये चैप्टर के कौन कौन से प्रोविजन लगते हैं, सेक्शन नंबर 122। सेक्शन 122 क्या कहता है कि ओपीसी को ना दोस्तों सेक्शन 98 अप्लाई नहीं होता है, सेक्शन 100 अप्लाई नहीं होता है, सेक्शन 101 अप्लाई नहीं होता है, 102 अप्लाई नहीं होता है, 103, 104, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी 111 तक ये जो सेक्शन है ये दोस्तों अप्लाई नहीं होते हैं। और 1 पर्सन कंपनी में दोस्तों अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास करना होता है तो मेंबर अपना अप्रूवल कंपनी को कम्युनिकेट करता है और कंपनी उसको मिनट्स में लिख लेती है। और अगर दोस्तों अगर ओपीसी में सिर्फ सिंगल डायरेक्टर, वैसे तो एक से ज्यादा हो सकता है, बट अगर ओपीसी में सिंगल डायरेक्टर है दोस्तों वो सिंगल डायरेक्टर ही मिनट्स में एंट्री कर देता है और हम मान लेते हैं कि उसी दिन वो बोर्ड मीटिंग हुई थी और उसी दिन दोस्तों वो रेजोल्यूशन पास हो गया था। ठीक है, चलिए डन है दोस्तों आज के लिए।